और आज ये जो उत्पादन के संदर्भ में रखा है, इसके लिए कोऑपरेटिव का जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, अभी अभी तो उसमें कोई सभी को बता दिया है कि भाई आप कोऑपरेटिव को समझिए, और आज कोऑपरेटिव के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, गाइड करेंगे। वो मेरे ख्याल से थोड़ी देर में सब जुड़ेंगे ये लोग। और जहाँ तक कोऑपरेटिव बनने का है, हमारे उत्तराखंड में हमने कई ग्रुप बना दिए हैं, और इन ग्रुप को समझाना है। एक मिनट में कोई शायद वहीं से हाँ, हेलो। जी जी। आवाज आ रही है आपकी? जी। हाँ चलो। सर सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि जो वो हमारे यहाँ से जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको इंट्रोडक्शन करा दूंगा, वो जुड़ेंगे। तो कोऑपरेटिव का मैंने अभी तक 12 ग्रुप करीब करीब मेरे बन गए हैं, जिसमें से एक तो स्कूल की कोऑपरेटिव बनाई है, और उसका उन्होंने टीचर प्लस, और वो जो टीचर भी हैं तो वो पूरे 12 गांव है, उसमें 32 गांव हैं, तो उनसे छांट के बनाए गए हों। तो वो जिसमें सुभाष जी भी गए थे और हम भी गए थे, तो उनकी बिल्कुल तैयार है। अब उनको हमको एक्शन में लाना है, नंबर एक। नंबर दो, हमने लालकुआं में गौशाला से आ रहा हूँ, गौशाला से संबंधित एक जो बनाई थी, वो भी बिल्कुल तैयार है वो लोग भी। और इसके अलावा नैनीताल जनपद की तैयार है, अल्मोड़ा जनपद की भी तैयार कर दी है, और हमारे पास बागेश्वर की भी तैयार हो गई है। और हमारा चंपावत में अभी दो चार लोग कम पड़ रहे हैं, तो 11 लोगों की वहां भी हमारी मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन में बन जाएगी। और एक आज अभी फोन आया था मेरे को पिथौरागढ़ से, और वो ऑलरेडी 15-20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव का। उनका कहना था कि मैं यहाँ जो भी मटेरियल इस एरिया का होता है मैं कलेक्ट करता हूँ और उसे बाहर भेजता हूँ, तो मुझे आप प्लीज उसमें जोड़ दीजिए अपने कोऑपरेटिव में डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं मिल करके काम करूंगा, और यहाँ का जो माल है जो ऑलरेडी मैं यहाँ कर रहा हूँ कई साल से, तो मैं उसमें कर सकूंगा। तो हमने उनसे कहा ठीक है, पिथौरागढ़ की उसमें उनको बना देंगे। तो ये प्रगति तो ठीक चल रही है, ग्रुप भी बन रहे हैं, लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन उनको अब किस तरह से कन्विंस करके हम आगे बढ़ाएं उसको, इसके लिए नागले जी से, मैं सुभाष जी से अब बताएंगे। और अभी उन्होंने कहा है कि अभी इसको धैर्य नीचे रखो। उतारो। हाँ जी, कुछ बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ बोलिए। इसके बारे में, इस हाँ जी जी बोल रहा हूँ। इसके बारे में सुभाष जी से बात हुई है, और आज उपस्थित भी हैं। और उन्होंने कहा जल्दीबाजी मचाने की जरूरत नहीं है, अगले महीने हमने उसको रखा है कि हम लोग जा करके इन सबको इनकी मीटिंग फिजिकली वहां पर जा करके इनको अपने कार्य भी समझा, तब तक ये बहुत कुछ समझ भी लेंगे और इनका काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ की प्रगति है। कोऑपरेटिव में काफी लोग इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, उत्तराखंड की बात है। और जो हमारा योग का है, उसके मैंने 2 जिलों जनपदों में बनाई एक कोऑपरेटिव, नहीं वो तो एक ग्रुप बनाया है, लेकिन उसका भी कोऑपरेटिव अगर बन सकता होगा तो उनको भी हम कोऑपरेटिव के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बना के किस तरह से कार्य करना है। और उनका उपयोग हम, आप एक जो आपने प्रपोजल बनाया है सेंट्रल से उनको गांव गांव में जा करके एक कार्य करने का, तो उसके लिए भी उसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा वहाँ का अभी तक कार्यक्रम चल रहा है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी योग का चल रहा था। और कल मैं देहरादून में पॉलिटिकल पार्टी से मिलने जा रहा हूँ, 2-3 लोग हैं इसमें। एक तो आजाद अली कोई है वो, उसके उनका अच्छा वहाँ पर है प्रभुत्व। उसको और एक हेमा बाद का में, है। उसको उसकी जरूरत नहीं है अभी, अभी सिर्फ ओके विषय पे ओके रहते हैं। ओके 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 सॉरी। तो ये मेरा कोऑपरेटिव का मुझे मतलब सफलता है। अब आगे गाइड जैसा गाइडेंस मिलेगा आगे कार्य करेंगे। थैंक यू। आदरणीय सुभाष नलंगे जी, आप शुरू करिए और साथी जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद उप्रेती जी। धन्यवाद सभी साथियों। आज जो अपने को सब्जेक्ट मिला है वो है उत्पादन। और ये सबसे बड़ा विषय है कि उत्पादन और कृषि उत्पादन, जमीन में जो जो पैदा होता है। क्या हुआ, ये बंद क्यों हो गया?
कृषि में जो उत्पादन हो जाएगा वो उत्पादन कोऑपरेटिव में कैसा बदल जाए या कोऑपरेटिव के द्वारा कैसा किया जाए। जमीन में कितने बहुत सारे उत्पादन हो जाते हैं, हर प्रांत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग उत्पादन हो जाता है। तो उसको वो उत्पादन की कोऑपरेटिव कैसी बनाना, उसका मॉडल कैसा बनाना और उसको आगे कैसा लेके जाना, ये काम हम अभी सभी महाराष्ट्र और बाकी जो जो स्टेट जुड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग कर रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव का 24 कोऑपरेटिव का संगठन किया, 24। महाराष्ट्र के जो 24 जिले हैं उसमें मैंने कोऑपरेटिव स्टार्ट की और उसको पहला जो उत्पादन दिया, उत्पादन करने का जो दिया वो तुअर का दिया, अरहर का। और इसमें हमने जो ललिता नाम की जो नई वैरायटी है, ये जिसका दाना गुलाबी है और इसको एक फल्ली में 5 दाने रहते और इसका उत्पादन 15 क्विंटल से 30 क्विंटल किसान को होता है। ये उत्पादन करने में हम ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में महाराष्ट्र में इसका प्लांटेशन किया है। आज 3 फीट के लगभग 3 फीट की हाइट अरहर की हो गई है। उसमें जो इंटरक्रॉप भी हमने लगाया है, मूंग उड़ीद, वो भी आज निकल रहा है और उससे किसान उत्पादन प्राप्त कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो मैंने मेरे कोऑपरेटिव को ये सिखाया है कि कृषि में और कोऑपरेटिव में उत्पादन एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जिससे अपने कोऑपरेटिव चालू करना चाहिए। हर लोगों ने अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट में अगर ऐसी कोऑपरेटिव चालू हो गई तो उसमें भ्रष्टाचार का कोई सवाल नहीं आएगा, उत्पादन अच्छा आएगा। हर कोऑपरेटिव वाले और डायरेक्टर और जो सदस्य रहते वो अच्छा काम करते। इसका अनुभव मुझे 3 महीने में आ गया है। और जो नेम दिया है हमने कोऑपरेटिव को वो भी हमारा सही चल रहा है, हमारा उत्पादन भी सही तरीके से हो रहा है और हम अच्छा उत्पादन करेंगे ये भी हमें दिख रहा है। बारिश ने भी हमें अच्छी साथ दी है और किसान लोग बहुत खुश है और कोऑपरेटिव में आके काम कर रहे हैं। मैंने पहले से ही कोऑपरेटिव के जो डायरेक्टर है, 11 डायरेक्टर, उनको सिखाया था कि आप उत्पादन क्षेत्र में आ जाओ और उत्पादन क्षेत्र में काम करके कोऑपरेटिव कैसे आगे जा सकती है। इसका उदाहरण मैंने जलगांव से स्टार्ट किया। आज लगभग सभी जगह कोऑपरेटिव अच्छी तरह से काम कर रही है और उत्पादन के क्षेत्र में आगे जा रही है। इसका उदाहरण हम हमेशा सभी लोगों को बोलते और बहुत लोग मुझे बोलते कि कोऑपरेटिव ने क्या उत्पादन करना चाहिए। मैं सभी को यही बोलता कि आप हमारा मॉडल देखो आके। जैसा मेरा नागपुर का मॉडल है, आज 4 दिन में मैं नागपुर में घूम रहा हूं और मेरा प्रोजेक्ट लोगों को दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। कोऑपरेटिव में बहुत लोग आके देख रहे हैं और देख के खुश होके अपने अपने गांव में कोऑपरेटिव खोलने में लगे हुए हैं। और कोऑपरेटिव का जो अर्थ है कि कोऑपरेटिव ने क्या उत्पादन करना चाहिए, कौन से टाइम में कौन सा उत्पादन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उत्पादन का नियोजन कैसा होना चाहिए, उसका मास्टर प्लान होना चाहिए, उसके लिए कैसा बीज यूज करना चाहिए, उसके लिए कैसी दवाई इस्तेमाल करना चाहिए और उत्पादन आने के लिए उसका प्रूनिंग, थिनिंग, ग्रेडिंग कैसा करना चाहिए,
ये भी हमने लोगों को सिखा दिया है। कुछ उत्पादन के लिए नर्सरी कैसी बनाना है, कुछ उत्पादन जैसा मिलेट जैसा उत्पादन है उसमें सबसे कम काम है मिलेट्स में, और उत्पादन ज्यादा है और रेट भी ज्यादा है। तो कुछ जमीन कृषि वाले जो हमारे है उनको हमने मिलेट्स का प्रोडक्शन दिया है, उत्पादन करने को दे दिया है। कुछ लोगों को हमने तुअर का दिया है, कुछ लोगों को हमने बनाने का दिया है, कुछ लोगों को हमने सब्जी भाजी का दिया है, कुछ लोगों को फूल का दिया है। ऐसा अलग अलग टाइप का उत्पादन हमने सभी लोगों को दिया है। ये भूषण कुमार कौन बीच बीच में बोल रहे हैं, थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सभी लोगों को हमने लगभग 8 महीने पहले प्लानिंग दिया था, और उनको कृषि में अलग अलग उत्पादन करने के लिए हमने आवाज कैसा आ रहा है? आवाज आ रही है? अभिषेक जी, किसी की आवाज आ रही बीच बीच में? जी वही मैं देख रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है आवाज, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ। सभी लोग अपने को म्यूट रखें कृपया। जी जी, सुभाष जी शुरू करिए। हाँ, तो हमने जो प्लानिंग लोगों को दिया है उत्पादन क्षेत्र में, और ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पादन कैसा बढ़े, ये हमने लगभग 100 क्षेत्र से ज्यादा, 100 उत्पादन से ज्यादा प्लानिंग करके दिया है अलग अलग स्टेट में। कृषि में जो जो अलग अलग क्रॉप होते, अलग अलग सब्जी होती, अलग अलग क्रॉप होते, जैसा गन्ना है, कपास है, तुअर है, ज्वार है, आने वाला क्रॉप गेहूं है, आने वाला क्रॉप सरसों है, और ताग ढेंचा भी है, जो उससे ग्रीनरी फर्टिलाइजर बन जाता है और फीड भी बन जाता है। मेथी दाना जैसा भी एक क्रॉप है, उसका फर्टिलाइजर भी बनता है और बीज भी बनता है। ऐसे 100 के आसपास लगभग मेरे पास 100 की लिस्ट है जो उत्पादन हमने दिया है कृषि में। जैसा एक अगरवुड जैसा लकड़ी है, उसका भी हमने दिया। चिलोरोक जैसी लकड़ी है, उसका भी दिया। मोहगनी जैसी लकड़ी है, उसका भी उत्पादन कृषि क्षेत्र में हमने दिया है। ये दत्ता कोई करके है, दत्ता। हाँ। और ऐसा उत्पादन हमने लोगों को प्लानिंग के हिसाब से दिया है। संतरा मौसम्बी का उत्पादन दिया है, नींबू का उत्पादन दिया है, मैंगो का उत्पादन दिया है। कृषि क्षेत्र में अलग अलग कोऑपरेटिव निकालने के लिए, उत्पादन अच्छा लेने के लिए, क्षमता उत्पादन की बढ़ाने के लिए, दर्जेदार उत्पादन लेने के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन लेने के लिए लोगों को हमने पूरा नॉलेज, ट्रेनिंग, प्लानिंग और प्लांटेशन का डेट, प्लांटेशन का डिस्टेंस, इसके बारे में सभी जगह हमने प्लानिंग दिया है। इसमें लेबरलेस प्लानिंग दिया है, वाटरलेस प्लानिंग दिया है, सॉइल कैसे हेल्थ बनाना है ये भी प्लानिंग हमने दिया है। ऐसा अलग अलग प्लानिंग आपके इसमें हमने हेलो, ऐसा प्लानिंग देके हमने लगभग महाराष्ट्र में तो हमने बहुत बड़ी यंत्रणा खड़ी कर दी है, और सभी कोऑपरेटिव में हमने उत्पादन लेने का एक अच्छा संदेश लोगों के पास दिया है। और मेरे जो सभी लोग हैं वो अलग अलग टाइप का उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ केला बनाने में है, कुछ खजूर में है,
कुछ इमली के पेड़ भी हमने लगाए हैं। ऐसा बहुत सारा अच्छा प्लानिंग हमने लोगों को करके दिया है। उत्पादन क्षेत्र में कोऑपरेटिव पहला काम करेगी, ऐसा संदेश महाराष्ट्र में हमने सभी जगह दिया है। और वो आज मुझे दिखने में मिल रहा है कि उत्पादन से ही किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, और अच्छा प्लानिंग किया तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन खर्च भी कम आएगा। और उत्पादन बढ़ाना ये किसान के हाथ में है, बाजार क्या मिलता है ये किसान के हाथ में नहीं है। प्रोसेस और मार्केटिंग ये सब्जेक्ट अपन आगे बोलेंगे बाद में, पर आज जो अपना मुख्य सब्जेक्ट रहेगा जो उत्पादन है। उत्पादन बूंद से पानी दो, चम्मच से खत दो और टनों से उत्पादन निकालो, ये मंत्र हमने हमारे कोऑपरेटिव को दिया है। हजारों टन का उत्पादन ये किसान के हाथ में है। उत्पादन बढ़ गया तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाता है, आमदनी हो जाती है और पैसा मिल जाता है किसान को। तो ये चीजें हमने हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से सिखा रहे लोगों को। हम हमारे हर कोऑपरेटिव में 5 लोगों की निवास की व्यवस्था किया है, और 5 लोगों को रोज हम हमारे कार से लेके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं कि उत्पादन कैसा बढ़ जाता है और प्रोडक्शन बढ़ने का फायदा किसान को कैसा मिलता है। ये भी हम हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से सभी को सिखा रहे हैं। हमारा 5-5 दिन का हर कोऑपरेटिव में हॉल्ट रहता है, वही उस टाइम हम लोगों को बुला लेते हैं, और मैं और मेरे जो 11 साथी है ये सभी एजुकेशन दिया जाता है। और ये एजुकेशन देने के बाद सुभाष जी, हाँ सुभाष जी, बोलिए बोलिए मैं ये जो अभी हमारे यहाँ के जो सोसाइटी के कोऑपरेटिव के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, खष्टी दत्त जी हैं और मधुसूदन जी हैं ये नैनीताल के, और उसके अलावा ये पूरन चंद उपाध्याय जी हैं, और ये और भी इसमें नीचे शाह साहब हैं एक, सुंदर सिंह, ये तो वहाँ के कहीं के और हैं। चलिए ये लोग आए हैं तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसको समझ लें, जो भी हमारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं प्लीज आप लोग इसको ध्यान से सुन लेंगे। थैंक यू। आगे मेरी उत्तराखंड को सभी कोऑपरेटिव को एक विनती है कि सभी लोगों ने अपना एक पेपर पे क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं आप, ये लिख कर देना चाहिए कोऑपरेटिव में। और ये पेपर मेरे पास भी व्हाट्सएप द्वारा आना चाहिए, और हमारे जो भावी मुख्यमंत्री जी हैं उप्रेती जी के पास, उनके पास भी ये पेपर जाना चाहिए। और ये पेपर कोऑपरेटिव का जो लीडर है उसके पास भी ये पेपर रहना चाहिए। 11 तो लोग हैं, 11 लोगों से लिख के लेना है। 1-2 घंटे का काम है कि भाई मधुसूदन जी क्या कर रहे हैं, पूजा जी क्या कर रही है, उत्पादन पहला उत्पादन फोकस करना चाहिए। उत्पादन अगर कोऑपरेटिव फोकस नहीं कर रही है, नहीं लिख के दे रही है कोऑपरेटिव के डायरेक्टर, तो कोऑपरेटिव आगे नहीं जा सकती। इसलिए मेरी विनती है कि कोऑपरेटिव के हर डायरेक्टर ने एक पेपर पे लिखना चाहिए और सुबह अपना जो डिस्ट्रिक्ट का लीडर है उसके पास भेजना चाहिए। उसका वो पत्र आने के बाद उन्होंने पीडीएफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड और अपना फोटो, पासपोर्ट फोटो, वो भी व्हाट्सएप में भेजना चाहिए। और जितने 30 तारीख तक ये भेजेंगे, इसका एक ग्रुप बनना चाहिए, और ये ग्रुप बनकर आगे काम होना चाहिए। फिर उसके ऊपर अपन मीटिंग लेंगे, और हर लीडर को एक लीडर लोगों का ग्रुप बन जाएगा, 10-10, 11-11 जिलों का। फिर पहले उनको अपन बोलना सिखाएंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे या प्रमुख आदमी हर जिले का बन जाएगा, उसका जीवन जी उसका ग्रुप बनाइए। फिर अपन पहला उनका ट्रेनिंग करेंगे,
बाद में वो अपने ग्रुप से पूरे जिले का ट्रेनिंग करेगा या तालुके वाले का ट्रेनिंग करेगा। मैं और आप अकेले पूरे भारत को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। आज मैंने मेरे कोऑपरेटिव की चेयरमैन लोगों की मैं मीटिंग लेता और मेरे चेयरमैन को मैं आदेश देता कि भाई तू नीचे मार्केटिंग कर ले, नीचे ट्रेनिंग दे दे, सभी डायरेक्टर के साथ बात कर ले फोन पे डायरेक्ट, और गड़बड़ मत कर कि कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन और कोऑपरेटिव का नफा, कोऑपरेटिव का तोटा। पहले तो आप ऐसे लोग सिलेक्ट कर दीजिए हीरे कि वो अपने साथ जन्म भर रहेंगे, बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। नहीं तो कुछ लोग क्या है, 4 दिन में रजिस्ट्रेशन करते और 6वें 7वें दिन में घटस्फोट लेते। ये ऐसा काम नहीं चलेगा। 3 महीने में ट्रायल देखूंगा, 3 महीने अगर सब 11 लोग अच्छा काम करेंगे तो फिर हम इनका पेपर मंगा के रजिस्ट्रेशन करेंगे। और 11 लोगों के पास मेरा जो काम है मैं दे चुका हूं। और जिनको कुछ समझता नहीं है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उन्होंने मेरे कोऑपरेटिव में आके 5 दिन रहना। यहाँ रहने की, खाने की सुविधा और घूमने की सुविधा है। हर कोऑपरेटिव में सेल कैसा होता है, उत्पादन कैसा होता है, और उत्पादन का संगठन यानी कि जमा कैसा होता है, ये भी हम सभी को सिखाते। आज मैंने 15 तारीख से आज 20 तारीख तक मैंने जो नागपुर कोऑपरेटिव में उत्पादन का ट्रेनिंग दिया, तो कम से कम 40 लोगों ने ये ट्रेनिंग लिया। और 40 लोगों से मैं कम से कम 40 कोऑपरेटिव अच्छी तरह से बना सकता हूं, ये मुझे एक खातरी हो गई मेरी। और ये 40 लोग मैंने जो उत्पादन का ट्रेनिंग दिया है वो अपने अपने गांव में, अपने ग्राम सभा में जाके कोऑपरेटिव बनने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद। जी अभिषेक जी। हाँ, मेरा आदरणीय सुभाष नालंगे जी से अनुरोध है कि ये जो उत्पादन का विषय है, तो यहाँ पे 5-6 राज्यों के मुख्यतः लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उत्तरांचल से काफी लोग हैं, हिमाचल से काफी लोग हैं, और हमारे हरियाणा प्रदेश से हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और अन्य राज्यों से हैं। तो ये जो 4-5 राज्य हैं, यहाँ पे उत्पादन के क्षेत्र में किन किन चीजों का उत्पादन पे प्राथमिकता होनी चाहिए, किन चीजों को उत्पादन पे अगर हमारे डायरेक्टर उस पे काम करते हैं जिनसे उनको बेहतर फायदे मिलेंगे और ज्यादा लाभ होगा, तो वो कुछ अपने अनुभव राज्यवार बताइए। उत्तराखंड के लिए बताइए, हिमाचल के लिए बताइए। उत्तराखंड में जाके आया हूँ, उत्तराखंड का प्लानिंग दे चुका हूँ। अभी 30 तारीख तक कैसे रिजल्ट आते वो मैं देख रहा हूँ। अभी मेरे सामने जो टारगेट है वो है एमपी और हरियाणा। एमपी और हरियाणा में अभी आने वाला जो समय है वो गेहूं उत्पादन का है और सरसों उत्पादन का है। तो हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो गेहूं का 5 केजी बीज 1 एकड़ में लगता है और 1 केजी भी सरसों का बीज लगता है, और इसका उत्पादन 30 क्विंटल तक जा सकता है दोनों का। तो हमने जो गीता नाम की वैरायटी कुदरत सीड की सरसों की बनाई है, इसका ज्यादा प्रोडक्शन हम हरियाणा और मध्य प्रदेश में लेना चाहते। और दूसरी बात, हमारी जो अन्नपूर्णा वैरायटी है और कुदरत 9 वैरायटी है, कुदरत की जो 2 स्पेशल वैरायटी है, इसका उत्पादन हम हरियाणा और मध्य प्रदेश में लेना चाहते। ये 2 स्टेट है कि हमारा ये 2 ही चीज का उत्पादन करे और ज्यादा से ज्यादा कमाई करके हमें अभी ब्रेड के प्रक्रिया में आना है बाद में। तो हमें कुदरत 9 जैसी वैरायटी है हमारी, ब्रेड के लिए सबसे उत्कृष्ट वैरायटी है। और ब्रेड एक देश का जरूरी खाना मुझे आज लग रहा है। लाखों करोड़ों लोग रोज ब्रेड खाते हैं
तो उन्होंने अगर गेहूं का ब्रेड खाया तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कुदरत नाइन का जो ब्रेड बनता है ये सबसे उत्कृष्ट ब्रेड है, ये मेरा कहना है। तो अभी हरियाणा हरियाणा में हमारे ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर राजा राम जी यादव हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके सहयोग के लिए हमने एक कैप्टन साहब दिए हैं। वो कैप्टन साहब और राजेंद्र अपना ब्रिगेडियर साहब ये दोनों मिलकर कम से कम 500 क्विंटल गेहूं का बीज, देशी गेहूं का बीज हरियाणा में आने वाले समय में उत्पादन के लिए हम देने के लिए तैयार है और वहां करने के लिए हम तैयार है। वैसे मध्य प्रदेश में हमने बैतूल एक क्षेत्र है और बाकी 2-4 पॉइंट हमने फिक्स किए हैं। बैतूल नागपुर से नजदीक है, इसलिए बैतूल एक सेंटर बनाया है हमने। और गए साल भी हमने यहाँ अच्छा उत्पादन लिया है। और एचडीएफसी बैंक ने भी हमें उसके सीआरएस फंड से कुछ पैसे दिए थे बैतूल वाले को, उससे हमने बीज कुदरत से खरीदी करके किसानों को मुफ्त में दिया था। और आज वो किसानों ने बहुत अच्छा अर्निंग किया है। तो गेहूं और सरसों, सरसों एक ऐसा क्रॉप है कि उसमें 41% ऑयल है और उसकी जो खली है वो पशु के लिए बहुत लाभदायक है। हरियाणा में इतने पशु है और मध्य प्रदेश में भी पशु है और ऑयल की कमतरता भी बहुत कम है। तो ऑयल, सरसों का ऑयल और पशु के लिए खली, ये हमारा मेन टारगेट है। और इसका दोनों का उत्पादन हम दोनों स्टेट में ज्यादा से ज्यादा करके काम पहले वहां के कोऑपरेटिव को हम दे रहे हैं, कर रहे हैं। इंदौर से भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भोपाल से भी कर रहे हैं, जबलपुर से भी कर रहे हैं और बैतूल से कर रहे हैं। ऐसे एमपी के 4-5 जिले हमने सिलेक्ट किए हैं। और हरियाणा में हम ब्रिगेडियर साहब और कैप्टन साहब को बोला है और मेरे भारतीय कृषक समाज के प्रेसिडेंट एडवोकेट अजय तेवतिया, ये भी यंग लड़का है, इसको भी मैंने बोला है कि सारे स्टेट में ज्यादा से ज्यादा सरसों और गेहूं इसका उत्पादन आप बढ़ाओ तो अपने स्टेट आगे आ जाएंगे। और ये जैविक बनाओ, केमिकल मत यूज करो, आपको जो चाहिए वो हम जैविक में उपलब्ध करके देंगे और आपका उत्पादन सही करके बढ़ा के देंगे कि उसमें 1 किलो भी कम नहीं उत्पादन आएगा। गए साल जितना उत्पादन हो गया उससे 1 क्विंटल हम ज्यादा उत्पादन देने की ग्वाही देते हैं। धन्यवाद। हाँ, अब मैं आप बलदेव जी। हाँ, हमारे हिमाचल से श्रीमान रमेश भाऊ जी हैं, वो भी अपना विषय रखेंगे और उसके साथ अपने प्रेम पराशर जी हैं। मेरा सभी उपस्थित महानुभावों को यह प्रणाम। और मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये राष्ट्र हित में है और ये हमारे लिए लीड देगा। इसे इसका कल को गवर्नमेंट जब हमारी बनती है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन मैं एक हमारे यहाँ सिग्नल की बड़ी कमजोरी चल रही है, इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ और कनेक्शन बड़ी मुश्किल से कनेक्शन ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर गवर्नमेंट नहीं आई तो गवर्नमेंट का और कोऑपरेटिव का कोई संबंध नहीं है। अगर आप कोऑपरेटिव का काम अच्छा तरह से करेंगे, उत्पादन अच्छा तरह से करेंगे तो आपका ही गवर्नमेंट आ जाएगा। अगर आप कोऑपरेटिव नहीं करेंगे तो आप गवर्नमेंट नहीं ला सकते। ये मेरा आपको जवाब है। जी, वंदे मातरम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैडम से बोलिए। 11 आदमी की कमेटी बनाई जाए। बहुत बढ़िया प्लानिंग है, बहुत बढ़िया योजना। संयोग सहकारिता के आधार पे ही देश में नैतिकता और सामाजिकता का समरसत्व होगा।
इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं, लेकिन संकल्प सिद्ध होना पड़ेगा। हमको समाज को जोड़ना पड़ेगा, समाज को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, समाज को समझदारी समझाना और समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। समाज में समझ का ही कम है, समझदारी ही समाज की कम है, समाज का आईक्यू लेवल ही कम है, समाज का माइंडसेट ही कुछ अलग ढंग का है। समाज को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को संगठित करना पड़ेगा, लोगों को इसके विषय में जागरूक करना पड़ेगा। हमको बिना अर्थ से ये काम होगा नहीं, हमको स्वयं अर्थ से कुछ, कैसे अर्थ अर्थ का अपने अपने संगठन में खड़ा होगा, कोऑपरेटिव में भी आपको जानते हैं। तो अर्थ से अर्थ होगा तो अपने आप ये काम हो जाएगा। जितनी नितांत आवश्यकता है हमारे को समाज को संगठित करने की, इधर उधर हमको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। बस यही मेरा कहना है। इससे बढ़िया कुछ कार्य हो नहीं सकता इस धरती पे। वंदे मातरम। आपका एक प्रसिद्ध मिनट, मुझे उनका उनका जवाब देने दो मुझे। बलदेव जी, हाँ जी, ये अभी जो ये प्रेम जी बोले हैं, ये कोऑपरेटिव के बड़ा यानी खिलाफ है। ये देखो, पैसे की कोऑपरेटिव को जरूरत नहीं है, समाज को संगठित करना जरूरी नहीं है, समाज का माइंडसेट बदलना जरूरी नहीं है, खुद का माइंडसेट बदलो। समाज को आप कुछ भी संदेश नहीं दे सकते। समाज एकजुट है, समाज एकजुट रहेगा। दिशा देने वाला सही चाहिए, समाज उसके साथ आता है। अभी मैं अकेला 30 साल से लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरे साथ सभी समाज है। आज भारत से कम 1 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। आज आप जो लोगों को समझ रहे हैं और आपको लगता है वो गलत है। पैसे के बिना कोऑपरेटिव खड़ी हो सकती, कोऑपरेटिव लोगों को पैसे दे सकती, कोऑपरेटिव से लोगों का उत्पादन बढ़ सकता है, कोऑपरेटिव एक आदमी से भी चालू हो सकती है। आपने अगर एक बोर्ड भी लगा दिया आपके गांव में कि मैं कोऑपरेटिव खोल रहा हूं और कल से कोऑपरेटिव से ये चीजें मिलेंगी, ये कोऑपरेटिव से मैं ये उत्पादन लेने वाला हूं, ये उत्पादन का मेरे पास नॉलेज है, ऐसा आपने बोल दिया तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाते हैं। आज भी मेरे पास 90 दिन का वेटिंग है लोगों को मिलने के लिए, और 90 दिन का मैं डेट देता रहा हूं लोगों को कि आप भाई मुझे 90 दिन के बाद मिलो। 3 महीने तक मेरा शेड्यूल फिक्स है। तो वो लोग संगठित है, मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग बदल रहे हैं और लोग बदलाव करके दिखा रहे हैं। आप खुद बदलो, लोगों को बदलने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं बदल जाएंगे। मैं अकेले ने सोचा कि कोऑपरेटिव एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से अगर अपन काम खड़ा करेंगे तो काम हो सकता है। मैंने छोटे से 2x2 के टेबल से कोऑपरेटिव चालू किया और आज वो कोऑपरेटिव लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रही है और लाखों करोड़ों का उत्पादन ले रहे हैं। इसका उदाहरण आपको देखना है तो पहले दिन से आज तक सारा शूटिंग मेरे पास है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है, और मैंने जो काम किया है वो सारा समाज बोल के दिखा रहा है। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। और सरकार का और कोऑपरेटिव का कोई संबंध नहीं, सरकार कोऑपरेटिव का कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन कोऑपरेटिव सरकार को बिगाड़ सकती है, गिरा सकती है, और कोऑपरेटिव से सारा काम करके ले सकती है। ये मेरा कहना है। और सरकार को कर्जा भी कोऑपरेटिव दे सकती है, कोऑपरेटिव को सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है। आप भी आज अपना मेरे विचार रखिए रमेश बाबू जी। हाँ, रमेश बाबू जी पालमपुर हिमाचल से, कृपया आप ही अपना विचार रखिए।
हाँ जी रमेश बाबू जी। उसमें सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है आज में। हाँ कोऑपरेटिव हाँ हाँ ऐसे है ना, गवर्नमेंट ने बोलिए भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया है। जब हम सोसाइटी बनाएंगे तो हमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी कोऑपरेशन लेना पड़ेगा और उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी तनख्वाह ले रहे हैं और इसके लिए ले रहे हैं। हमारा इतना है कि हम हर गांव में कम से कम 11 मेंबर की कमेटी ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके साथ में हमारे संबंध हैं। उनके साथ संबंध बनाकर हम अपना प्रोग्राम उनको दे सकते हैं और उनका उत्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, महेश्वरी पांडे जी जो यूपी से साथी जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा परिचित करा दीजिए, उनका कोई प्रश्न है तो उनको रखिए। महेश्वरी पांडे जी। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। हमारे उत्तर प्रदेश से अच्छा अच्छा भाई जी जिशान अहमद खान जी जुड़े हुए हैं, भाई हरेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनका केवल नाम शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी संघर्ष कर रहे हैं अभी जुड़ने के लिए। तो मैं पहले जिशान अहमद खान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। जिशान भाई और हरेंद्र सिंह जी अपने को अनम्यूट करें और अपने विचार रखें। हरेंद्र सिंह जी। भाई हरेंद्र सिंह, आप सुन पा रहे हैं हमें? पांडे जी, आपका विचार पहले कर दीजिए, फिर वो लोग बोलेंगे। हमारा विचार तो कोऑपरेटिव नांगले जी, आपने जो शुरू किया है यह हमारा शुरुआती इतिहास है, ये वेदों का उद्घोष है, ये गीता का उपदेश है, ये जो उनके शब्दावली बदल गई है, वहां हम सह अस्तित्व की बातें आई हैं। यही भारत को सिखाया गया है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से तुम्हारा और समाज का और देश का और दुनिया का भी विकास हो सकता है। तो हमें कुल मिलाकर के यह हमारी जड़ों से जोड़ती है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, तुम लोग यज्ञों द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम्हारी उन्नति करें। मतलब परस्पर अस्तित्व सहकारिता। तो ये इससे अच्छी बात कोई नहीं है। और इसमें जो सबसे बढ़िया बात जो डॉक्टर सुभाष जी आपकी मुझे लगती है कि सरकार के चक्कर में न पड़ो, बिल्कुल सरकार के चक्कर में ना पड़ो। सरकार से ये अनुदान वो अनुदान, हेन तेन लालटेन। और ये ये तरीका हमारी कोऑपरेटिव को सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन मैं आपको ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी सरकार क्या कर रही है, अभी हमारे पास लोग आए थे कि 2,000 रुपया दो, ये SBI से ट्रेजरी भेजी जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, रेशम उत्पादन के कोऑपरेटिव के लिए सरकारी सिस्टम में। लोग धड़ाधड़, वो कुछ नहीं, उनको ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं देना, कुछ नहीं बताना। पहले तुम 2,000 दे दो, बाकी 200 वसूल लेना और ये कोऑपरेटिव बना देना, हम पौधे देंगे, मशीनें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनको अपना टारगेट पूरा करना है कि हमें इतनी कोऑपरेटिव बना के देनी है। तो ये चीजें सरकार की तरफ से या सरकारी तरीकों से ऐसे होती हैं जिनका कुछ भी परिणाम भविष्य में आना नहीं है। और ये जो हमारा प्राचीन परंपरा है और जो सरकार से हट के जो चीजें हैं, जो हम समाज के साथ स्थापित करते हैं और जिसमें सरकार की भागीदारी कोई नहीं रहती, हम अपना सोसाइटी बना के उसका अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम पहले काम खड़ा करें, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। हम काम करके दिखाएं, रजिस्ट्रेशन तो फटाक से हो जाता है। रजिस्ट्रेशन तो मैं सबका करवा दूंगा, जिसको दिक्कत होगी मेरा नंबर चैट बॉक्स में है, नोट कर लीजिएगा। इलाज भी बना दूंगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी करवा दूंगा। ये सारी चीजें ओपन है। और लेकिन मुख्य चीज काम का है, तो हमें बीज का कोऑपरेटिव कैसे बनाना है,
हमें फ्रूट्स का कोऑपरेटिव कैसे बनाना, हमें वेजिटेबल्स का कोऑपरेटिव कैसे बनाना है, और कि तुम अकेले कोऑपरेटिव शुरू करते हो, एक बोर्ड लगा दो, हम ये चीज उत्पादन करने जा रहे हैं, इसकी कोऑपरेटिव हो तो लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये मेरा विचार है, और बहुत वक्ता है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहने की स्थिति में हूं। धन्यवाद। हाँ अभिषेक जी, जी अभिषेक जी हमारे बीच में आदरणीय पीएस ओझा जी हैं, जो यूपी कोऑपरेटिव और एफपीओस के डायरेक्टर थे, और अभी तक उन्होंने करीबन 10-15 राज्यों में सैकड़ों हजारों कोऑपरेटिव खड़ी करवाई हैं। तो जो आज का विषय है उत्पादन, कृषि उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से, और ये जो हमारे 5-6 राज्यों के साथी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के, हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और अन्य राज्यों के हैं। तो इस विषय में अन्य साथियों के प्रश्न लेने से पहले मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पीएस ओझा जी से कि आए और अपने अनुभव साझा करें उत्पादन कोऑपरेटिव के बारे में, कृषि उत्पादन कोऑपरेटिव के बारे में 15 से 20 मिनट में जी। आप बताएं वो अनुभव। आदरणीय पीएस ओझा जी। जी, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं पीएस ओझा। आवाज सुनाई दे रही मेरी ना? बात करूं मैं? जी बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसमें जो अभी हमारे पहले वक्ता ने बड़ा स्पष्ट कहा कि एक ऐसा मूवमेंट सा चल रहा है, रोज कोई ना कोई विज्ञापन निकलता है सरकार की योजना का, ये नई योजना चालू हुई, इसमें ये लाभ मिल रहा है। और हमने अपने कार्यकाल के दौरान ये पाया कि हमने एक ट्रेनिंग देके कि भाई सरकार की व्यवस्था का लाभ लो, लेकिन पहले तुम चलो इंसेंटिव के रूप में लो, ग्रांट के रूप में नहीं। ग्रांट के रूप में जैसे आदमी आगे बढ़ता है तैसे वो कहीं ना कहीं एजेंडा डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा सुझाव तो यही है, अभी मैं इसके पहले वाले वक्ता के वक्तव्य से पूरी तरह सहमत हूं, और हम ये चाहेंगे कि हेलो बोलिए। हेलो आ रही है आवाज? जी, हाँ जी, हम ये चाहेंगे कि इसमें जैसे जहां भी क्लस्टर बन रहे हैं, बजाय हम पहले सहकारी समिति बना लें फिर काम करें, या काम प्रारंभ कर दें और साथ साथ समिति के पंजीयन की कार्रवाई भी प्रोसीड करें। क्योंकि हमने अभी जैसे सहारनपुर में हमारे डॉक्टर कमल टावरी साहब का निर्देश था, कथा से क्रांति का एक संदर्भ हम लोगों ने शुरू किया। बिठूर में अभी कार्यक्रम किया था। बिठूर में हमें आज ही करीब 5 प्रस्ताव हमें कानपुर से मिले हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी एंड फर्दर प्रोसेसिंग की एक्टिविटी के साथ वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो अब कहने का मतलब यह है कि हमने एक एक्टिविटी चालू करी और किसान के बीच में संवाद किया कि भाई देखो, अलग अलग करो और एक साथ मार्केटिंग करो, तो ओनरशिप बनी रहेगी। सहकारिता में जो उत्तर प्रदेश में सहकारिता, भाई महाराष्ट्र की बात होती है, गुजरात की बात हुई है, सहकारिता करते समय सहकारिता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में इसलिए सफल शुरुआती तौर पर नहीं क्योंकि त्याग का भाव नहीं है उसमें। तो त्याग के भाव को देखते हुए हमारा ये कहना है कि जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे, हम पहले संवाद में भी कहे थे कि आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, ये ऐसे आइटम हैं जिस आइटम को लेके हम अपने एजेंडे को तत्काल आगे बढ़ा सकते हैं। ये लोकल कंज्यूमेबल आइटम है। किसान के खेत पे गेहूं पैदा होता है, वहीं उसका आटा बनाने की यूनिट लग सकती है। तेल बनाने की, सरसों पैदा होता है, तेल बनाने की इकाई लग सकती है। ये तय कर लिया जाए कि हमारे गांव से, जहां के हम रहने वाले हैं, वहां से कोई भी कृषि उत्पाद मूल रूप में बाजार में नहीं जाएगा। तो हमें लग रहा है कि इस चीज की जैसे हम एक आपस में कमिटमेंट कर लेंगे तो कार्यक्रम तत्काल आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, इसमें जैसे अभी हो रहा था कि कोई आया और वो कहा कि साहब वो सेरिकल्चर के पौधे लगाने, इतना जमा करो फिर इतना तुम्हें मिल जाएगा। हमें ऐसे किसी एजेंडे में नहीं जाना है, ये तय कर लिया जाए। हम ऐसे किसी अंधी दौड़ में नहीं भागेंगे। जैसे अभी मैं सहारनपुर गया था तो वहां पता चला कि कार्बन क्रेडिट के लिए एक इंस्टीट्यूशन वहां के हजारों किसानों का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब एक अलग डाटा बेचने का एक कारोबार चल रहा है आज की तारीख में, हमने गौर किया है कि आपका बेसिक डाटा ले लिया और लेके अब उसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट का एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को पहले समझे बगैर किसान ने, पता चला कि हमें अभी तो भाई कागजी तो दिया जाना है, हमारा क्या लग रहा है,
तो कागज ही दिया जाना है, उसको ये नहीं मालूम, उसको ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि भाई कागज जो दिया जा रहा है वो कागज तुम्हारे इस काम का है और तुम्हारे उस कागज का क्या क्या दुरुपयोग अगले एंड तक हो सकता है, ये अवेयरनेस देनी है हमें। तो अभी हमें जैसे उदाहरण के तौर पे एक शब्द कहा कि उसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला, ये 5 ऐसे आइटम है जो हर जगह छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आदमी खाता है। इसके लिए हमें, अच्छा, इसको सपोर्ट करने के लिए सब्जियों की बात आती है, तो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी में MIDH की बात हम कर सकते हैं, स्कीम ऑलरेडी चल रही है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम आइसोलेशन, देखिए इन आइसोलेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमें हर चीज में अच्छाई है, बुराई है, उस अच्छाई को हमें लेना है। और मैं ये संदर्भ कहना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड एक ऐसी कार्य योजना पारित हुई जो मार्च 26 तक अभी सरकार ने एक्सटेंड करी है, आगे भी एक्सटेंड होगी उम्मीद है पूरी तरीके से, क्योंकि किसानों से कनेक्ट बनाए जाने के लिए कृषि मंत्रालय की सबसे बढ़िया योजना आज तक की है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में वो इसको देने के लिए क्या है कि हम इसमें कोई भी काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसा हमें बैंक से मिलेगा या पिताजी, माताजी या अपने किसी सीनियर से मिलेगा परिवार के। तो अब वर्तमान परिवेश में जो आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम परिवार के ऊपर एक बर्डन बने, या एक व्यवस्था के साथ कि हम भाई पिताजी के 2 बच्चे हैं, पता चला कि एक को कुछ कर दिया, दूसरे वाला नाराज हो गया, तो ऐसी स्थिति भी नहीं करनी है। यदि पिताजी के 2 बच्चे हैं, 18 साल की उम्र बच्चे ने पार कर लिया, कुछ करना चाहता है, वो ग्रेजुएट हो, इंटर पढ़ा हो, हमारे पास तमाम ऐसे एग्जाम्पल है जो 8वीं 9वीं पढ़े लड़के भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 60 साल 65 साल का बुजुर्ग भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिसको बैंक कहता था कि नहीं साहब, एक 60 साल से कम आदमी साथ में रखो तो हम तुम्हें फाइनेंसिंग कर देंगे। तो मेजर पता चला कि उन्होंने अपने बच्चे को रखा फ्रंट पे, साइन उसने किया, साथ में उसमें एप्लीकेंट के रूप में पिताजी हो गए, इसलिए कि उनकी उम्र 65 साल की थी। तो अब ये तमाम चूंकि RBI के नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो करना ही करना है, बट हर्डिल कोई नहीं है। यदि आप काम करना चाहें तो हर्डिल कोई नहीं है। अच्छा, AIF में क्या है कि हम फिर से, अभिषेक जी आपको गाइडलाइन फिर से भेज दूंगा, उसमें वो रेलिवेंट पार्ट, पूरी गाइडलाइन पढ़ने की 30-40 पेज की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेलिवेंट पार्ट की कौन कौन उद्योग हैं और क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में उन्होंने, भारत सरकार ने जो उसमें पूरा 1 पेज का दिया, उसमें 24-25 आइटम है, लेकिन उसमें 5 ही 6 आइटम लगाना पड़ता है, बाकी उसमें ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, जैसे नहीं कहा जाता काम नहीं करना हो तो ये सब टिक मार के दे दिया। अब वो आदमी तलाश रहा है कि कागज कहाँ मिलेगा। तो अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कि ये 6 कागज चाहिए 24 में से, उतने से अगले का काम हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम AIF योजना पे चर्चा के दौरान हमने उस समय कहा था कि 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना भारत सरकार ने गारंटी के साथ, ब्याज की छूट के और साथ अन्य योजनाओं का लाभ जोड़ते हुए काम को आगे बढ़ाने की बात करी है। ये कार्य योजना हम 2 करोड़ तक की बात नहीं करेंगे। आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले में हम ये मान के चले कि 20 से 25 लाख रुपए तक की एक वायबल यूनिट आराम से गांव स्तर की व्यवस्था का, गांव और बगल के गांव, कस्बे तक की सेवा कर सकती है। और इसकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे पास है। बलिया जैसे पिछड़े जिले में, जिसको पिछड़े जिले की बात होती है तो बलिया का जरूर संदर्भ आता है। एक लड़के को हमने खड़ा किया और वो कहता है साहब 24 घंटे काम चल रहा है हमारा। बिहार माल बन के, बलिया नदी के उस पार बिहार राज्य पड़ता है, वहां भी ढेर सारा मार्केट है उसके पास। तो पता चला कि बलिया का बलिया और बिहार में भी उसका माल जा रहा है और 24 घंटे काम चल रहा। अब ऐसे आदमी को बैंक 1 बार नहीं 4 बार लोन दे देगा। तो हमारा अपना मानना है कि हम शुरुआत अपनी क्षमता के अनुसार, जितना अपने जेब में पैसा है 10% रकम के बराबर, जैसे मान लिया 20 लाख की यूनिट है तो 10% बने 2 लाख रुपए लगा, 90% लोन हो जाएगा, लोन की गारंटी हो जाएगी। अच्छा, ये भी मैं बता दूं इसमें कि इतना बढ़िया योजना है। अभी मैं सहारनपुर गया था तो पिछले दिनों सहारनपुर के 4-5 प्रस्ताव इस दौरान मैच्योर हुए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। मैं लौटा 14 तारीख को, आज तारीख है 20। 6 दिन में 5 प्रपोजल हमारे तैयार होके अपलोड हो गए, बैंक को चले गए, 2 में आज विजिट भी हो गई। तो कहने का मतलब है कि जितना सिंसियरली आप आगे बढ़ेगा, एप्लीकेंट बढ़ेगा, उतना सिंसियरली हमारी मदद मिल जाएगी।
भी हमारा रोल तो एक मास्टर की तरह है कि भाई आप मास्टर के रूप में पढ़ने आओगे, जितना जल्दी अपनी पढ़ाई कर लोगे अगला चैप्टर हम पढ़ा देंगे आपको। अब उसमें क्या है कि जैसे एक प्रपोजल में एआईएफ का अप्रूवल हो गया, साथ में पीएमएफएमई का भी लिंक डाल दिया। अब वो जिला उद्यान वाला इस बात में परेशान है, उद्यमी कह रहा था कि साहब ये कहाँ से तूने अप्लाई कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। गौर करिएगा, अब पता नहीं चला, आदमी जैसे आदमी रस्सी में बांध के रखे हुए हो कि हमारे बगैर तो आप आ ही नहीं जा ही नहीं सकते। जबकि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि पोर्टल भारत सरकार ने बनाया है, वो गांव के किसी छोटे से कस्बे से या गांव से ऑनलाइन नेटवर्क हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जा सकता है। इसके लिए जो एजुकेशन आवश्यक है वो एजुकेशन हम हमेशा कथा से क्रांति के माध्यम से, जैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं, बिठूर से शुरू हुआ, सहारनपुर, अब अगला गोरखपुर और कुशीनगर की कार्य योजना प्लान हो रही है। किसान सुधे आयोजित कर रहे हैं, तो अब उसमें किसानों के साथ भाई एक समस्या जो लोकल होती है, बैंक वाले के कनेक्ट की हम कोशिश करते हैं कि बैंक वाले भी हमारे साथ उस कार्यक्रम में आ जाएं तो अच्छी बात है। कुछ विभागीय अधिकारी से सहारनपुर में था, सहारनपुर में नाबार्ड के भी अधिकारी आ गए, बैंक के भी अधिकारी, जिला प्रशासन वाले भी आ गए। तो उसी तरीके से लोकल जब हमारे फार्मर कनेक्ट रहेगा तो उस कार्यक्रम को हम लोग लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम हमेशा इस बात के लिए, क्योंकि ये हमारे जो मार्गदर्शक डॉक्टर कमल टावरी साहब का ये मिशन है, और इस मिशन को मैं जब सेवा में आया था तो ये पहला पार्ट यही पढ़ा था कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब गांधी जी का जो गांधीयन इकोनॉमी, जो गांव गांव में हर हाथ को रोजगार हो जाएगा, हर हाथ को रोजी रोटी का साधन हो जाएगा, तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। तो विकसित भारत का संकल्प 2047 का जो है, उसके लिए हमें जो तैयारी करनी है सिर्फ कागज पे बनाने से या परिचर्चा से नहीं होगा। अब रही बात कोई काम करने के लिए, जब हमारे आटा चावल दाल तेल मसाला वाली 5 इकाई हो गई हमारी किसी गांव में या किसी न्याय पंचायत स्तर पे, तो कम से कम 5 तो भाई, हमें 30 आदमी चाहिए तो 5 तो मिल गए ना। अब उन 5 अगले 25 को इकट्ठा कर लेंगे, 32 आदमी हो जाएगा। अभी जैसे आप कहेंगे कि भाई आओ तुम अपना कागज दो और ये तुम्हें 100 रुपये मेंबरशिप फी है और 21 रुपये एंट्री फी है, एक शेयर का 100 रुपये, एक एंट्री फी 21 रुपये, तो 121 रुपये। तो 121 रुपये वो 20 बार सोचेगा कि 121 रुपये क्यों दें इनको हम। तो ये सारी चीजें हमें ये तय करके, क्योंकि ये प्रयोग हमने अपने कार्यकाल के दौरान किया और हमने पहले ट्रेनिंग दी, उसको स्वरोजगारी बनाया, उससे कहा कि भाई तुम अपने जैसे 10 लोगों को इकट्ठा करो, तुम्हारा समूह बन गया। फिर वो 10 से करते करते पहले कंपनी एक्ट की शुरुआत हुई, बाद में कोऑपरेटिव एक्ट पे फोकस हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश में भी कोऑपरेटिव एक्ट में एफपीओ बनने लगे, एक रास्ता खुल गया। शुरू में बाधा आई कि नहीं नहीं, एफपीओ कोऑपरेटिव एक्ट में नहीं बनेगा, हमारी पैक्स ऑलरेडी है। इसमें भी लंबी लड़ाई लड़ी हमने। वो तो भला हो तत्कालीन प्रमुख सचिव का कि उन्होंने पूरे फोरम को उठा के और डिस्कस कराया और कहा कि साहब इसमें ये क्यों नहीं हो सकती है, ओझा जी बताएं कैसे हो सकती है। और राउंड टेबल डिस्कशन के बाद जब अंत में हुआ कि साहब वो हमारी पैक्स जो पहले से गठित है वो क्या करेंगी जब ये व्यवसाय एफपीओ करने लगेगा। तो हुआ कि भाई माल तो इसीलिए बनाया जाता है ना कि एक ही फ्लोर पे ढेर सारी दुकानें एक ही नेचर की हों, तो मार्केट बढ़ जाता है। तो अब आज की तारीख में जब विपणन का ऐसा नेटवर्क, जो बड़े बड़े माल बन रहे हैं, तो हमारे किसानों का माल की तरह काम करेगा। एक पैक्स गवर्नमेंट सपोर्टेड है, एक किसानों की अपनी खुद की कोऑपरेटिव है। तो इस पैरामीटर के साथ हम लोगों को चलना है। और दूसरा तीसरा एक का जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिषेक जी, हम आपको वो डॉक्यूमेंट भी भेजे थे, आप ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है और इसकी मार्केट हमने काफी कुछ तलाशी भी है, कुछ नेटवर्क भी दे दिया है हमने। अब इसमें यह है कि भाई अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी सीजन में बारिश के बाद गोभी आएगी बाजार में, तो शुरुआत होगी पहले जाड़े में 60 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए की एक गोभी छोटी सी आती है, और उसके बाद जब वही होता है तो 2 रुपए 3 रुपए की महीने 1.5 महीने बाद मिलती है। इसी तरह प्याज का है, इसी तरह लहसुन का है, इसी तरह टमाटर का है। तो जब किसान के खेत पे फ्लडिंग होने लगे तो फ्लडिंग ना हो, क्योंकि देखिए खपत तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। भाई यह है कि हमें उसको एक इस तरीके से कि किस महीने में कितनी खपत है उसका डाटा स्टैटिस्टिक्स भी पहले से अवेलेबल है, हम किस रूप में उसको दे सकते हैं। जैसे मान लिया गोभी की बात है, गोभी भाई साल के 12 महीने कोई खा सकता है, खाते हैं लोग होटल रेस्टोरेंट में, ज्यादा पैसा देके खाते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें किसान के साथ कनेक्ट में लेना होगा।
दूसरा तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक बैंक है यूको बैंक। यूको बैंक ने अमृत धारा योजना लॉन्च करी है पूरे देश में डेयरी के लिए। तो इस वाले पार्ट पे हम जरूर कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चलता था, उसको भी बंद कर दिया भारत सरकार ने, पता नहीं क्यों बंद किया। उसमें डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, गोटरी के लिए कार्यक्रम थे, वो बढ़िया चला, साल 2 साल चलाया, उसके बाद बंद कर दिया उसको। तो दूध की प्रोसेसिंग की कार्य योजना तो है, लेकिन दूध पैदा करने वाला जानवर की कोई कार्य योजना नहीं है। ये भी मैंने एक ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं कि पता नहीं पॉलिसी मेकर्स ऐसी क्यों गलती किया है लोगों ने। इस चीज को हम लोगों को इस एक ज्वाइंट फोरम पे भारत सरकार को लिखना चाहिए। दूसरा, एक डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम चलती थी DEDS, इसमें 10 जानवर, 20 जानवर, 30 जानवरों की कार्य योजना नाबार्ड के थ्रू चलती थी, वो भी भारत सरकार ने बंद कर दिया। हमारे राज्य सरकार में नंदिनी योजना और लघु नंदिनी योजना लॉन्च करी, तो अब उसमें यह है कि पता चला कि पूरे कार्यक्रम में 74-75 करोड़ रुपए सरकार ने दिया और 75 जिले हैं। एप्लीकेशन ओपन डोमेन में पता चला कि वहां जिले में आपका लॉटरी होगी, 20-20, 25-25 एप्लीकेशन है भाई, 50% ग्रांट सरकार दे रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स में इसमें एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन सरकार के सामने भी हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकार के सहयोग के बगैर तो हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हमें सहयोग लेना ही होगा। बट हम उसी के कंधे पे चढ़ के चलेंगे ऐसा नहीं करना है। कंधा हमारा रहेगा, रास्ता हमारा रहेगा, सरकार की योजना, क्योंकि देखिए सरकार के इतने कायदे कानून हैं कि उनको हम समर्थन लेके नहीं चलेंगे तो हर चौराहे पे रोकने वाला मिल जाएगा एक आदमी। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, लेकिन वो दिन पर दिन बढ़ता चला गया किसी न किसी बहाने। तो ऐसी परिस्थिति में हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए, इंसेंटिव लेते हुए, न कि ग्रांट की उसकी कामना के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो यही कुछ बात करनी थी मेरे को। और किसी को कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भाई अब 30 लोगों को इकट्ठा करना, यदि आप इकट्ठा कर सकें तो रजिस्ट्रेशन करके काम शुरू करें, और नहीं तो भाई जो 2, 4, 5 लोग इकट्ठा होते हैं उनके साथ मिलकर काम शुरू कर दें और धीरे धीरे फिर कारवां बन जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारा ही है कि भाई आज भारत भूषण त्यागी जी पद्मश्री हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली है, अपने अकेले अपना चुपचाप काम कर रहे थे, आज उनके पास अपना करीब 1200-1400 किसानों का क्लस्टर है। तो कहने का मैं शुरुआत उन्होंने अकेले करी थी, हमारे संवाद में आए, नेटवर्किंग ट्रेनिंग के बाद कार्यक्रम का हुआ कि भाई ऐसे करे, फिर चल पड़े वो। तो इसी तरीके से तमाम और सक्सेस स्टोरीज है हमारे साथ। तो हम बस यही कुछ कहना चाह रहे थे। और मेरे लायक कोई और सहयोग हो तो बताया जाए, कोई सवाल हो किसी का तो निश्चित रूप से मेरे से पूछ ले, अच्छा लगेगा जी। टेलीफोन नंबर डालना। कोई भी जी, मेरा नंबर है 941500 एक मिनट 9415 4917 4917 जी। अब आज एक और संदर्भ हम बताना चाहेंगे, जैसे हमारे एक हम नेटवर्क से जुड़े एक हमारे उद्यमी हैं, किसान हैं मुजफ्फरनगर के, उनका बेटा शिकागो में रहता है। अब वो कहीं प्रॉपर नेटवर्क में, देखिए ऐसा है ना, हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है जिसके अंदर आग लगी हुई है। अब उन्होंने हुआ कि भाई वहां मुजफ्फरनगर में हम क्या कर सकते हैं, तो राय हुई कि भाई मुजफ्फरनगर में आप पॉपुलर प्लांटेशन के साथ 6 साल 7 साल के लिए खेत फंस जाता है, तो शुरू में तो 2 साल सामान्य खेती, आप गेहूं धान कुछ अपना कर सकते हो, आप कुछ लोग गन्ना भी लगा लेते हैं, बट बाद में नहीं हो पाता। तो बाद में छाया वाली फसलों में आप वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं आपके हल्दी ले सकते हैं। अब हल्दी की बात हुई तो हल्दी के तमाम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे वो भाई, अब देखिए शुरुआत हल्दी की बात कल्टीवेशन से हुआ, उस बच्चे ने ढेर सारे हल्दी के क्या क्या बन सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, उसको सर्च कर लिया। तो ऐसा है कि अपनी टीम में एक से एक क्वालिफाइड लोग हैं, एक से एक अनुभव वाले लोग हैं, देश दुनिया देखे हुए हैं, तो मार्केट का तो कोई संकट नहीं होगा। और स्कीम का लिंकेज स्थापित करने में हम हर क्षण मदद करेंगे आपका। एक टेलीफोन आपका काफी है, रास्ता हम बता दें कैसे कैसे करना है, कुछ आप कर लीजिए, कुछ हम कर लेंगे। यही कुछ बात करनी थी साहब।
और आज उन्होंने क्या पता चला कि 15 अगस्त से उन्होंने अपने गांव में एक 15 दिन का कैंप लगाया। अब देखिए कनेक्ट, किसानों का कनेक्ट जोड़ने का रास्ता कैसे बनाया उन्होंने, कितना अच्छा लग रहा है कि भाई आप हेल्थ चेकअप के लिए आइए, और आइए तो अपनी बात हम भाई, अब जब कोई आएगा उसको निःशुल्क सेवा होगी। भाई कोई शुल्क नहीं है, जो भी नॉमिनल शुल्क उन्होंने जो भी रखा हो या जो भी व्यवस्था हो उनकी, भाई किसान आदमी, तो अब वो होगा कि भाई आगे क्या कार्यक्रम, तो चर्चा होगी ना भाई, थोड़ी देर घंटा 2 घंटा आदमी बैठेगा तो चर्चा होगी, तो हुआ कि अच्छा ठीक है, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है भाई, हम जुड़ जाते हैं। तो कनेक्ट बनाने का अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने एक तरीका बताया कि इंडस्ट्री लगा लीजिए, एक 5 यूनिट हो गई एक जगह, एक गांव में हो गई, अब एक साथ उसके बाद 5 का 25 हो जाएगा, 30 लोगों की टीम बन गई। अब ये सारी बात कहनी थी, कोई सवाल हो तो मेरे से जरूर पूछ लिया जाए। हम बस यही आश्वस्त करेंगे कि हम इसी फ्रिक्वेंसी के साथ रात को 11 बजे तक जगे रहते हैं साथियों, और मैं 7:30 बजे पूजा पाठ के बाद फिर बैठ जाता हूँ, दिन भर ऐसे रहता हूँ मैं आप सबकी मदद के लिए। यही मेरा एकदम पूजा हमारी यही है, और हमारा बस अब क्या अब बताएं, हम जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया कि बाकी अंतिम सांस तक ऐसे ही हम मदद करते रहें। जी जी आदरणीय थैंक यू। पूजा जी, आप हजारों लोगों की प्रेरणा है। नालंगे जी इसी निस्वार्थ भाव के साथ पूरे देश में लगे हुए हैं, आप भी पूरे देश में लगे हुए हैं। हमारे साथ शायद अमरनाथ तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अ, उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ विषय छूट गए हैं कि उत्तराखंड में कृषि उत्पादन संबंधी कोऑपरेटिव पे क्या काम किया जा सकता है। जी उसमें आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी, मैं आग्रह करूंगा कि कुछ संक्षेप 5-7 मिनट में वो बताएं कि क्या उत्तराखंड में कृषि उत्पादन पर कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जा सकता है, और कुछ सफलता की कहानियां, सक्सेस स्टोरी, केस स्टडीज, उस पर बात करते हैं। आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी। जी धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। मैं ग्रुप में जुड़े हुए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। खासकर जो है ओझा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अभी मैं उनकी बात सुन रहा था और मैं थोड़ा लेट जुड़ा इसलिए कि मैं कुमाऊं मंडल की प्रवास पे यात्रा पे था, और अभी स्थान पे पहुंचने के बाद फिर मैं आपसे जुड़ा हूँ। सबसे मेन है कि हम पहाड़ की बात करते हैं, पहाड़ में विसंगताएं बहुत हैं, यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं, यहाँ की समस्याएं मैदान से बहुत ही अलग हट करके है। यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए और किस रूप में हम अपने उपज को और अपने गांव को विकसित कैसे करें। इस पे जो है उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग या कोई ऐसा जो है व्यवस्था अभी तक नहीं रही है कि जो उनको बताए और उनको वो करे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जब सबको, हर गांव को, हर पंचायत को जनभागीदारी के रूप में उन्हें जवाबदारी दिया जाएगा, और जवाबदारी जब उनको देंगे तो वो अपने गांव के विकास के लिए वो जवाबदारी समझ करके कार्य करने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी तक क्या है कि अभी तक हम शासन प्रशासन उन्हें फ्री का खाना और फ्री का पैसा दे करके उनको निकम्मा बना दिया, और काम करने में उनकी रुचि बहुत कम रह गई। वहाँ के मातृशक्तियाँ जो है, महिलाएं बहुत ज़्यादा अवसर हैं, वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हैं। तो महिला समूह और पुरुष समूह में ये फर्क है यहाँ पे पहाड़ में। और यहाँ पे जनभागीदारी को बढ़ाते हुए अभी जैसे हमने पहले भी आपके इस वेबिनार में जुड़ करके हमने पहले भी आपको बताया कि जब तक हम लोगों को जिम्मेदारी नहीं देंगे और उनको समूह के रूप में नहीं जोड़ेंगे, एथेंटिक रूप में, टेम्परेरी नहीं, 20 महिलाओं को जोड़ दिया और उनको हमने ये योजना दे दिया, वो योजना, इससे परमानेंट उनका सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि जनभागीदारी के आधार पे उन्हें हम जो है कैसे हर न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत और कई गांव को जोड़ करके और उनके साथ जो है हम कैसे जो है आगे उनके गांव के विस्तार और उनके गांव के विकास की बात जो है जन जन तक जो लोगों को पहुंचा करके उनको समझाएं और बताएं कि आपको यहाँ क्या कर सकते हैं, क्या पहले करते आए हैं। हमें तो फोकस उस पर करना है। हमारी प्राकृतिक संपदाएं बहुत है। अभी हम उत्तरकाशी के एक जगधार गांव है,
वहां पे मैं प्रवास किया था, किसी किसान के यहाँ मैं जा करके मैं था। कहते हैं हमारे पास प्राकृतिक संपदा बहुत है, मगर हमारे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो वो व्यवस्था जो है जब हम उनको जो है देंगे और गांव के लोगों को जनभागीदारी के माध्यम से उन्हें जोड़ेंगे, उन्हें जो है हम मोटिवेट करेंगे और उन्हें जब हम बताएंगे और कि कैसे करना है। सहकारिता एक ऐसा मॉडल है कि हम उसमें 11 लोगों को जोड़ करके एक समिति का गठन, जैसा कि अभी ओझा जी भी कह रहे थे कि 30 लोगों को जोड़ लो, 25 लोगों को जोड़ लो, तो वो भी एक जनभागीदारी ही है। और यहाँ पे तो हम परमानेंट व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि 11 लोगों के माध्यम से जो है 2-4 गांवों के लोगों को, समृद्ध लोगों को और जिम्मेदारी जो समझ सकते हैं उनको जोड़ करके उनके माध्यम से उसको जो है हम समिति गठित करके और उसमें हम 300 कम से कम 300-350 लोगों को जोड़े, जो 2-4 गांवों से समृद्ध लोग हैं और जो काम कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। और बहुत लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत लोग कर भी चुके हैं। जो कर चुके हैं उनको सीख लेनी चाहिए, और जो कर रहे हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। इस माध्यम से अगर हम कुछ प्रयास करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हालांकि अभी पहाड़ में आपदा का समय चल रहा है, इस समय पहाड़ जो है कई जगह टूट रहे हैं, बारिश हो रहा है, यात्रा जो है कभी चलती है कभी रुकती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अभिषेक जी, हमने जो है जो आपको बताया संक्षेप में, क्योंकि जब तक हम सहकारिता मॉडल को, जन भागीदारी की जिम्मेदारी को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, तब तक जो है किसान समृद्ध नहीं होगा, चाहे वो पहाड़ का हो, चाहे वो मैदान का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो जैसा कि डॉक्टर कमल टाउरी साहब कहते हैं और उनका सपना है कि कैसे हम मोटिवेट करके आगे हम लोगों को जो है आगे बढ़ाएं, आगे लेके चले, आगे उनको जो है आगे रास्ता दिखाएं। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सहकारिता ही एक ऐसा विकल्प है जिससे हम समृद्धि, रिद्धि, विद्धि, सिद्धि और साथ में जो है हम स्वाभिमान और स्वरोजगार की जो परिकल्पना है हम पूर्ण कर सकते हैं। हर गांव को रोजगार दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पहाड़ में भी है, मैदान में भी है, सब जगह है, मगर हम वो चीज नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। हमें वो सब चीज करना है जो पहले होती आई है। गो आधारित कृषि को हमने छोड़ दिया है। वो गो आधारित कृषि क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि गौ माता है ही नहीं गाँव में, सब गौ माता को छोड़ दिया है। दूध देती है, जब तक दूध देती है तब तक उसका यूज करते हैं, इसके बाद वो छोड़ देते। तो इस तरह से जब तक हम जिम्मेदारी गांव के लोगों को नहीं देंगे तब तक जो है ये इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। तो हम आपको संक्षेप में जो कहना था आपसे आपको बता दिए। और हमारे से अगर कोई ऐसा कोई विषय पे कोई बात छुटी है या कोई पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ। जय हिंद, जय सहकार, जय उत्तराखंड, जय बद्रीविशाल। धन्यवाद आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी। अभी मैं उत्पत्ति जी और बलदेव राज सूद जी और महेश्वरी पांडे जी और गोपाल प्रसाद जी और बाकी अन्य साथियों जिन्होंने कोऑपरेटिव के ग्रुप तैयार किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो प्रभारी तैयार किए हैं और जो ग्रुप बनाए हैं कोऑपरेटिव के, अगर उनके कोई साथी हैं, उनका कोई प्रश्न है तो पहले उनको आमंत्रित करें, बाद में फिर अन्य जो हमारे जो एक रेगुलर साथी हैं उनके प्रश्न बाद में लिए जाएंगे। जो सहकारिता विषय के लिए आज जुड़े हैं उनके प्रश्न पहले लेते हैं। हाँ, मधुसूदन जी, आपको कुछ कहना है? मधुसूदन जी, नैनीताल। सर क्षमा चाहूंगा सर, हाँ जी? व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा। जोशी बात कर रहा हूँ। मुझे तिवारी जी का नंबर चाहिए था, अगर वो बता सके तो लिख लूंगा मैं। वो चैट में डाल दिया जाएगा, चैट में अभी डाल रहे हैं, सभी का नंबर डाल देंगे। तिवारी जी का, आदरणीय नालंगे जी का, आदरणीय PS ओझा जी का, सभी का नंबर अभी डाल दिया जाएगा। सभी साथी ले सकते हैं जिसको भी। हाँ नमस्कार। हाँ मधुसूदन जी बोलिए। सीख रहे हैं आपसे जी, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ हम लोग सीख रहे हैं अभी। आजकल ये टीम वगैरह हमारी बन गई है, अब काम करना हम शुरू करते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। गौ सेवा से हम शुरू करते हैं कुछ नया करके, और बाकी हम लोग की अपना क्या कहते हैं टीम हमारी तैयार हो गई है। प्रशिक्षण लेने के लिए भी सब लोग तैयार हैं। जी।
बाकी हम लोग योगा में भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, और बाकी हम यहाँ पर अपनी टीम भावना से अपना मैनेजमेंट जो भी हमारे डायरेक्टर है उनसे बातचीत चल रही है, जी जी, और सब लोगों का मन बना हुआ है कि हम बहुत जल्दी इस काम को शुरू करें करके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हेमचंद जी, हेमचंद जी, अभिषेक जी, हेलो। जी जी सर। हाँ बोलिए अभिषेक बोलिए, जी, कुछ बोलिए, आप हाँ, भी बोलिए। जी जी अभिषेक जी, एक अनुरोध ये करना था। जी जैसे, हेलो, मैं पीएस ओझा बोल रहा हूँ साहब। जी मैं जी हमारे जी उत्तराखंड वाले साथी के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। जी मैं ये अवगत कराना चाहेंगे कि कोई भी आपकी बात तत्काल तब मानता है जब उसके लिए उसके आवाज नहीं आ सामने रही। पहले तिमाही में उसके पास कुछ आने का साधन बन जाए, ठीक है ना। जी 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 तो अभी मैं भगवानपुर एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, हरिद्वार जिले में। जी तो मैं वहां पे 14 तारीख को वहां किसानों की गोष्ठी, उन्होंने कथा से क्रांति का कार्यक्रम किया था। जी तो हमारे सहारनपुर वाले किसानों के टच में वो किसानों का क्लस्टर था पहले से। जी उन लोगों ने लेमन ग्रास और बेटीबर पे पहले से काम प्रारंभ कर दिया है। जी जी और एक रिटायर्ड एयरफोर्स का अफसर है, उसने खांडसारी के ऊपर काम किया। जी तो बेसिकली जैसे सहारनपुर को ट्रेनिंग दिया, सहारनपुर वाले भाई बॉर्डर ही तो है। हमें लग जी रहा है कि भगवानपुर सहारनपुर से 45-50 किलोमीटर दूर है। जी तो वहां पे कार्यक्रम किया लोगों ने, कम से कम 250-300 किसान इकट्ठा थे। कोई एक होटल था, वहीं पे कार्यक्रम किया था, लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन से ही किया था। हम मैं मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था। तो वहां अपने आप बताने लगे कि साहब, आपने बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आपके दर्शन हुए, आपने जो रास्ता दिया किसान को, किसान से हम लोगों को मिला, बाजार हमारे पास उपलब्ध है। फरवरी महीने में ही अभी जो हमारा जुलाई सितंबर के बाद, जब बारिश के बाद हार्वेस्ट होगा, तो लेमन जी ग्रास का पैसा हमें जब फरवरी में ही आ गया, लेमन ग्रास के तेल का। तो जी हमारा अपना मानना है कि अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें जैसे मान लिया ये ऐसे आइटम है कि बाढ़ आ गई, डूब गया, सड़ गया, फसल खराब हो गई, कोई चिंता की बात नहीं, बाढ़ का पानी उतरेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फसल फिर खड़ी हो जाएगी। बेटीवर के साथ भी वही है। तो हम कुछ ऐसी क्रॉप लेके चले, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ खुद दरक रहे हैं, भटक रहे हैं, फूट रहे हैं। तो अब जैसे हमारा लेमन ग्रास है, तो लेमन ग्रास का प्रयोग हमने मेघालय में पहाड़ियों पे कराया, और बहुत एक अच्छा साधन हो गया। वहां हमारे एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे मेघालय कैडर में, हमारी जी बात मान के यूपी वाले, जी उन्होंने अपने यहाँ चालू कराई। तो पहाड़ पे जो पहाड़ को बांधने के लिए जाल लगाया जाता था, जाल के बीच में उसको उन्होंने प्लांटेशन करा दिया, तो पकड़ भी अच्छी हो गई, और उससे रेगुलर इनकम का स्रोत हो गया, देखने में भी अच्छा लगता जी है। तो जी हमारा जी ये कहना है कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव जो कम लागत में शुरू हो जाए, और पहले 90 दिन 100 दिन में पहली हार्वेस्ट के बाद उसको कुछ पैसा मिल जाए। बस देखिए, जी किसान अपने आप चल देता है, क्योंकि किसान की जेब में अपनी मेहनत का पैसा आ गया ना, तो उससे बढ़िया अर्थशास्त्री, उससे बड़ा वैज्ञानिक मैं किसी को मानता नहीं हूं मैं। जी तो ये बात हमें, चूंकि अनुभव के आधार पर मैंने देखा, और जैसे हमने, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कन्वर्जेंस का मॉडल दिया। हमने 10 एकड़ के लेमन ग्रास की पौध, 10 एकड़ के वेटीवर की पौध, 10 एकड़ के बांस की पौध की इनपुट कास्ट दिया, पौध की लागत दिया, मजदूरी उसने अपनी कर ली, और बाजार तलाश के दे दिया उसको। तो हमारा अपना मानना है कि हम इस तरीके के प्रयास, जो छोटे छोटे प्रयोग हम लोगों ने किए, जो सफलता का आधार बने, ऐसे प्रयोगों को। दूसरा, फाइनली एक अंतिम समय एक बात और रखना चाहेंगे। उत्तराखंड में जंगल में आग हर साल लगती है गर्मी के दिन में। तो हम क्या ऐसा प्रयास कर सकते हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं, शामली में वो प्लांट बनाता है सरदार, जी उत्तराखंड से कोई आए, जाके देख भी आए, उसका नंबर भी हम शेयर कर देंगे। तो वो जी पेलेट्स बनाने की मशीन, बायोमास से, जैसे झाड़ गिरती है, झाड़ का पेलेट्स बन गया, उसका कुक हाँ स्टोव कुकिंग के लिए। पता चला पहाड़ पे जाओ, चाय बन रही है, लकड़ी मोटी वाली जल रही है, धुआं हो रहा है, हाँ गौर करिएगा। तो जी एक पर्यावरण संरक्षण की भी बात होगी, और एक लिवलीहुड की भी बात हो जाएगी। तो ये ऐसे छोटे छोटे जो कस्टमाइज मॉड्यूल है, जिसपे हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, तो जी इन जी सब चीजों को भी हम लोगों को गौर करना होगा। और जी जी इसमें अभिषेक जी, हम इनपुट आपको देंगे, और इस चीज को आप सर्कुलेट करिएगा, ठीक है ना।
और सर इसमें चाय टी और का भी काम बहुत अच्छा चलता है वहाँ। टी प्लांट, क्या करें? टी प्लांट हाँ, ओझा चाय जी का टी। ना, हाँ बहुत चाय का अच्छा। ना, यस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और अरे टी साहब, भी वो बहुत तो अच्छी ऐसा है। है ना, आपका एक मॉडल है। हम तो ये कहेंगे, वो कौन सा पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है, कोई एक फार्म देख के आए थे हम। जी जी उसकी उसकी रेसिपी हम वहाँ के गांव वाले के हिसाब से मार्केट कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, वो कोऑपरेटिव सर, बन जाए तो। जी जी वो सर है, बन गई है कई जगह की। और हम अभी इनको पहले ट्रेनिंग दे दें, समझ लेना ये सब ग्रुप हमारा हर जनपद का, तो फिर उसके आगे जी बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको जी जी बहुत धन्यवाद ओझा जी, मेरा आपको प्रणाम। और मैं आपसे जी बात जी, करता रहता हूँ। अब नाउ प्रणाम हमारे एक प्रणाम। दूसरे साथी हैं, उनसे मैं हेम जी से बात कहूंगा कि अपनी बात को भी जो शॉर्ट में रखें, प्लीज हेम जी। जी हेम जी। सबको नमस्कार। हम तो कोऑपरेटिव के बारे में एक परसों मीटिंग हुई थी, थोड़ा उसमें जाना, थोड़ा आज जाना। अब इससे यही पता चल रहा है कि हमारे यहाँ तो अपार संभावनाएं दिख रही हैं। जी जी और बिल्कुल शायद हमें राइट। जानकारियां नहीं थी। कई सारे औषधि वृक्ष है हमारे पास, जैसे तेज पत्ता होता है, बहुत आयत में होता है। जी जी आप अपने पीने के लिए तो हमने लेमन टी लगाई है, चाय पीते हैं उसकी, तो उसको कमर्शलाइज भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और कई सारी फसलें देख रहे हैं, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैं, वो जी हो जी सकते हैं। तो जी हमें भी बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं। आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत और हाँ। उम्मीद अब करते हैं कि उपाध्याय आगे जी, शायद बहुत शिकायत होगा। ओके ओके, हम लोग बैठ के बात करेंगे। पूरन चंद पांडे, उपाध्याय जी प्लीज, अल्मोड़ा जनपद। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, हेलो। अच्छा ये सुन नहीं रहे उपाध्याय जी, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए इनको। और अब मैं आगे चलता हूँ। हमारे आचार्य जी हैं, और बस अभी तो यही देख रहे हैं, और बाकी तो है हमारे नहीं। बीच में आज जौनपुर से हमारी एक बहन आई है, संध्या सिंह जी। हम चाहेंगे वो भी अपने कुछ विचार बताएं। इन्होंने बहुत बढ़िया गौशाला का कार्यक्रम बना रखा है अपने यहाँ पे जौनपुर में। आज ही मेरी इनकी बात हुई है और इनको मैंने आज ज्वाइन कराया है। तो संध्या सिंह जी, आप अपना माइक खोल करके कुछ बताएं, क्या आपको दिक्कतें हैं, कैसे आप काम कर रही हैं जौनपुर में। संध्या सिंह जी। सभी को नमस्कार। और मुझे लगता है कि काफी चेहरे और लोग जैसे पीएस ओझा जी हुए, और ये लोग पूर्व परिचित हैं लोग। और काम गौशाला की जो बात हो रही है, या गौ आधारित ग्राम्य विकास की, तो कमल टावरी जी से तो प्रेरणा शुरू से मिलती रही है। जो मुझे अब महसूस हो रहा है कि पहले भी हम कहते रहे हैं, और अभी भी, कि हम लोगों को एक जनपद या एक प्रदेश में एक मॉडल के तौर पर जब तक नहीं खड़ा किया जाएगा, तब तक करने वाले तो अपने अपने स्तर पे बहुत सारे गौ प्रेमी हैं, और लिवलीहुड की बात कर रहे हैं, कुछ रिटायर्ड पर्सन है, कुछ युवा भी हैं। जैसे मैं गौशाला के आसपास कम से कम 25 से 30 युवाओं को खड़ा कर चुकी हूँ, कि जो वो सब्जी, वर्मी कंपोस्ट। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, मुझे मार्केट नहीं है। और गौशाला जो चल रही है, गौशाला में मेरे पास 3 साल पहले की लकड़ी बनाने की, संविधा बनाने की 2.5-3 लाख का मैं मशीन वगैरह मंगाई थी। इस समय सारी चीजों की बात यह है कि तीसरे महीने से बड़े सेटअप के रूप में जो है, कि जब तक गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं है, जब तक हम लोग इसको आय का साधन नहीं बनाएंगे, इनका दूध के साथ साथ मूत्र और गोबर उपयोगी नहीं होगा, और हर घर तक हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। ये मेरा 4 सालों का अनुभव ऐसा लग रहा है कि गौशाला को एक संस्कारशाला के रूप में, सहचर जीवन, कि मेरा प्रयास है। और मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत सफल है, लेकिन कोशिश और प्रयास है। अब मैं आज प्रेमानंद जी से बात हुई, पहले टावरी जी से बातचीत हुई थी। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगी, इतना कहूंगी कि मेरे साथ किसानों की टीम तो जबरदस्त है। विशेषकर महिलाएं हमारे साथ 8 से 10 हजार हैं।
किसान जो है 3 से, वैसे तो कहूंगी कि 10,000 है, लेकिन एक्चुअल में जो मेंबर हैं, शेयरधारक हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो कम से कम 2 से 3,000 हैं। तो हैं, लेकिन अभी मैं उनको कोई दिशा नहीं दे पा रही हूँ। व्यक्तिगत रूप से उनको सपोर्ट, सहयोग, जो भी सरकार की स्कीम हो या सुविधाएं हो, वो देने का प्रयास करती हूँ। जैसे मैं गेहूं ही है, बहुत लोगों के फोन आते हैं कि आपकी एफपीओ है। मेरी धर्मापुर कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ है। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि गेहूं मिलेगा क्या, टन में चाहिए, कि रेट पूछने पे कहते हैं लोग एमएसपी रेट। तुम सीधे बोल देते हैं कि भाई जब किसान एमएसपी रेट पे खुद बेच रहा है, सरकार ले रही है, तो हम आपको क्यों दें? हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कुछ चीजें हैं, आप लोगों के काम गतिविधियों को सुन करके अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाई ऊंच नीच जो भी था 3 सालों में काफी कुछ जाना, सीखा, समझा। और आज मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे सपोर्ट, सहयोग, सही जानकारी मिले तो मैं इसको बहुत ब्रांड लेवल पे कर सकती हूँ। और अभी मैं सुन रही थी पीएस ओझा जी को, या प्रेमानंद जी हमको नंदिनी का भेजे हैं लिंक के 23 तारीख तक लास्ट डेट है। ये सरकार की योजनाओं का बड़ी बुरी हाल है। मैं उसकी मेंबर हूँ, मेरी सिग्नेचर होता है जिनका चयन होता है। पिछली बार 2 लोगों का हुआ था, इस बार 9 लोगों का है। और हमने कहा भी सीबीओ से कि सर मेरी गौशाला भी चल रही है, तो जब तक बिजनेस नहीं होगा गौशाला कैसे स्टेबल करेगी? एक कर दीजिए हमारे किसान को, जो आसपास के हैं या जो कोई लेना चाहता है इच्छुक हो। क्या मैडम जी हम लोगों से नहीं हो पाएगा, मतलब चीजें हैं जो भी जैसे भी है। तो मुझे आप लोगों की कार्य शैली और पारदर्शिता, सहकारिता बहुत अच्छा लगा। संभावना, मुझे संभावना बस इतना है, मुझे बिजनेस नाम गाम की जरूरत नहीं है। मैं इस केंद्र को गोमती का किनारा, पलासों का, मतलब यहाँ 50 लोगों का इतना सुंदर रोजगार खड़ा हो सकता है और एक मील का पत्थर साबित हो सकता है पूर्वांचल के लिए। इसमें मैं इस टीम से अपेक्षा करती हूँ कि जो बदलाव चाहते हैं वो साथी एक बार आए, बैठ के विचार विमर्श किया जाए, और इसकी सुरक्षा, व्यवस्था और संसाधन के लिए मुझे जो भी कहना होगा, करना होगा, जो मेरी क्षमता है गिलहरी की भूमिका में, मैं तत्पर रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी संध्या जी, बात तो आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। हम सभी आपको सुनना चाहेंगे, आपके कामों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आज तो समय नहीं है, आज विषय भी दूसरा है। तो आने वाले सोमवार या मंगलवार को प्रेमानंद जी, संध्या जी का समय लीजिए 8:15 से और 9:45 के बीच का, और उनको आमंत्रित कीजिए। जी मोहन हाँ, चंद जोशी बिल्कुल बिल्कुल जी। समय लिया जाएगा। और इनका अभी मेरा कल प्रेमानंद ही जी, परिचय हुआ आप है। व्यक्तिगत तौर पे बात कर लेंगे, अभी कार्यक्रम हाँ, चलने कर दें। लेंगे। ठीक ठीक। मोहन चंद जोशी जी, मोहन चंद जी प्लीज। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं उप्रेती जी, मैं अभी क्या कहूँ आपको, आप मुझे जानते हैं मैं कितना समय आपके साथ हुआ, जुड़ा हुआ, समझ रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ और अर्जित कर रहा हूँ आप सभी बुजुर्गों से, ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान। सो मैं कहूँगा, जरूर कहूँगा, और आपसे फिर पर्सनली मिलना भी है। और अच्छा, जो भी आगे होगा आप लोगों का मार्गदर्शन, उससे फिर पहले मैं अपने को स्टेबल कर लूँ, जैसा कि आपको मैंने ओके बताया था। ओके, जी थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक जी यू। जी। हाँ, और जीवेश पांडे जी, जीवेश पांडे जी प्लीज, जीवेश पांडे जी प्लीज, पांडे जी, जीवेश पांडे जी। नहीं, इनका नहीं खुल पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। और सर आगे देखिए। जी बलदेव जी, कोई आपके साथी बचे हैं हिमाचल से? फिर महेश्वरी जी, गोपाल जी, उत्तर प्रदेश से कौन साथी? जी नमस्कार। जी आज सबसे पहले पीएस ओझा सर को मैं बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। मैं उनके घर पे भी गया था नालंगे सर जी के साथ, और अन्य साथियों के साथ हम गए थे। तो मुझे तो उनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है वो काफी प्रभावकारी लगा।
और उसके बावजूद इतना सरल स्वभाव और बिल्कुल करने की भावना। मैं इसमें जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी बलिया में उन्होंने एक लड़के का संदर्भ दिया कि उसको आगे बढ़ाया है और वहाँ 24 घंटा कार्य चल रहा है। ठीक उसी तरह से वो बलिया के जगह पर बनारस में गोपाल प्रसाद के ऊपर में भी माथा पर आशीर्वाद दे, ऐसी जो है हमारी कामना है। हमारे एक गुरु तो डॉक्टर सुभाष नलांगे सर हैं और दूसरे गुरु हमारे PS ओझा जी और तीसरे गुरु तो हमारे टाबरी जी हैं ही। तो ये 3 गुरुओं की कृपा से बनारस में हम कैसे फलीभूत हों, ये हमारा विशेष रूप से आग्रह है। और एक हमारे चौथे गुरु को तो मैंने उसका नाम भी बिना बिल्कुल लिए हुए अधूरा रह जाएगा, वो हमारे JC उप्रेती साहब। तो चूंकि वो आधे उत्तराखंड के हैं और आधे लखनऊ के हैं, तो इस नाते उनको भी नहीं छोड़ सकता मैं। तो ये जो इन लोगों का जो मार्गदर्शन है, गुरुओं का मार्गदर्शन बड़ा प्रभावी होता है। तो मुझे वो जैसे सजेस्ट करेंगे, जिस तरह से बलिया में वो युवा आगे बढ़ा है, उस तरह आगे बढ़ें। हम अपना पूरा मनोयोग से कार्य करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं। मैंने उसका बीजारोपण कर है। अभी हम अगले महीने में जो वहाँ हम जाएंगे, तब उसका विधिवत फॉर्मेशन भी हो जाएगा। अभी मैंने प्राथमिक बातचीत जो है पर्सनली हमने कई लोगों से मैंने की है, लेकिन उसका विधिवत जो स्वरूप है वो अगले सितंबर के इसमें हो जाएगा। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो जिस तरह से टीम बिल्डअप हो रही है, कठिनाइयां तो हर चीज में है, चैलेंज के रूप में लेने की आवश्यकता है। और बाकी जिस तरह से सहकारिता के ऊपर मैं चर्चा किया नालंगे सर ने, तो उसमें मेरी एक जिज्ञासा यह है कि काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सहकारिता कार्य कैसे करेगी। केवल ठीक है उत्पादन बढ़ गया, अब उत्पादन केवल उत्पादन ही तो बिंदु नहीं है, उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी है, उसका माने ग्रेडिंग है, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उसका फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसका विपणन है, फिर उसमें प्रॉफिट शेयरिंग का उसमें व्यवस्था है। तो उन सारे चीजों पर भी चर्चा की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में भी मार्गदर्शन करें और समुचित रूप से हर बिंदुओं पे चर्चा हो। केवल एक बिंदु पर चर्चा होने से वो समग्र चर्चा नहीं हो पाती, ऐसा हमारा मानना है। और एक मैं दिन में चाहता हूँ गोपाल कि जी इस दिशा संभव में नहीं हो सकता, बहुत सारे प्रश्न हो गए, बहुत सारे साथी वेट कर रहे हैं। ठीक है सभी के मैं नंबर आपके अपनी पास बात हैं, खत्म। व्यक्तिगत तौर पे बात करिए। हमारे जो निषेध साथी जी जुड़े हुए साथी, वो साथी अपने अपने बात रखें। सत्यप्रकाश जी, आपको सबसे लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन देना है, थोड़ा सा वो है, कुछ महत्वपूर्ण बात है तो मैं जो है जी एक मित्र को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ 2 मिनट के लिए। जी 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 बिल्कुल स्वागत है उनका जी। मैं अभी वर्धा के गांव में बैठा हूँ जी और एक मित्र वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर थे जी और उनके फादर ने उन्होंने सोचा कि हम गांव में जाकर रहेंगे और एक प्राकृतिक खेती करते हुए वो जी गांव में 4 एकड़ जमीन ली, एक मिट्टी का बिल्कुल शुद्ध मिट्टी का मकान बनाया, बहुत शानदार, और उसमें बहुत शानदार तरीके से दिए की अनुकूलता है। तो देवंगा में जी जी हेलो जी 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 आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, नेटवर्क कुछ इश्यू है। हाँ नमस्ते, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है जी। हाँ हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। कुछ नेटवर्क का इश्यू है। महेश्वरी जी आप बात रखिए। हाँ जीशान भाई आप अपने को अनम्यूट करिए और अपने कोई प्रश्न हो सहकारिता से। जी नमस्कार आप सबको, मैं जीशान अहमद आजमगढ़ से। मेरी बदनसीबी कि आज मैं पूरा मीटिंग में शामिल ना रह सका और जिस सब्जेक्ट पे बातें कही गई पूरी मैं सुन नहीं सका, इसलिए कुछ भी पूछना या कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ।
मीटिंग के शुरुआत में इसलिए शामिल रहा और फिर किसी जरूरी काम की वजह से हटना पड़ा था। तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह। आवाज की कोशिश करते हैं। आप सुन पा रहे हैं हमें? हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी। जी हाँ, नमस्ते जी। अभी सत्य प्रकाश जी ने हमारे बारे में बताया, तो हम यहाँ मंदार है और महाराष्ट्र से है। हम यहाँ पे पिछले 2010 से माने पिछले 12 सालों से 12-13 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। जी जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, कुछ नेटवर्क का इश्यू है, इस वजह से बार बार हमको ये करना पड़ रहा है। बारिश चल रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम खेती करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हम बात करेंगे, आपकी आवाज साफ नहीं है। ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, ब्रिगेडियर साहब। हाँ ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे हम आपसे बात करेंगे, आपकी आवाज बार बार ब्रिगेडियर साहब। ठीक है अभिषेक जी, टावर की प्रॉब्लम भी है। क्वारी समझ लीजिए या एक सजेशन। हम लोग जिन फील्ड में बात कर रहे हैं, बेसिक विलेज डेवलपमेंट की बात है, करने हैं, तो हम एक सिंगल कोऑपरेटिव बोर्ड उस विलेज डेवलपमेंट के लिए उसमें एक गांव में बनाए, और उसमें सब कमेटी हो सकती है। जो हमारे फील्ड है लाइक कृषि, पशुपालन, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, मानवता और प्राकृतिक संरक्षण, एक ही बोर्ड एक गांव के लिए बने और उस गांव की ये सब कमेटी कह सकते हैं वो बने। इसका क्या प्रोसीजरल है, क्या ये ठीक है या नहीं? धन्यवाद जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार। पहला संगठन कीजिए और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है। आपका कोऑपरेटिव होने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और काम चालू हो जाता है। तो पहला संगठन कीजिए और फिर उनकी मीटिंग लेंगे अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा या वीडियो कॉल द्वारा, और फिर इनको बना के अपन आगे ले जाएंगे। हर जिले का और हर स्टेट का अलग अलग है, तो उसमें भी अपन अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सारे 28 राज्य के जीआर हमने निकाले हैं। महाराष्ट्र का अलग है, यूपी का अलग है, तो वो भी अपन देख लेंगे। और ओझा साहब भी इसमें अपने को मदद करेंगे, और बहुत सारी टीम महाराष्ट्र में भी है, वो भी आपको मदद करेगी, उसकी चिंता मत करो। और हमारा नंबर है, अपन इसकी चर्चा इंडिविजुअल करेंगे। जी। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, आपने हैंड रेज किया था, प्रश्न करिए। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। जी, बड़ा अच्छा। ओझा साहब से पूछना था, शायद वो चले गए हैं। जी, अभी अमरनाथ तिवारी जी हैं, नालंगे साहब हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। चलो, अभी नालंगे जी कह रहे थे कि हमारे को सरकार की कोई जरूरत नहीं है, लोन की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इनका बिल्कुल क्लियर विचार था। दूसरा, एक दिन पहले चर्चा हुई तो खातौली में जो ये कह रहे थे कि वो कोऑपरेटिव एफपीसी कंपनी है और कंपनी में हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, जबकि टावरी साहब तो वहाँ हैं। तो ओझा साहब और टावरी साहब एक अलग अप्रोच से काम कर रहे हैं, नालंगे जी अलग अप्रोच से। ओझा साहब का कहना था कि सरकारी स्कीमों का फायदा उठाएं और सरकारी बैंक से लोन लें, जब नालंगे साहब कह रहे हैं कि कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कर्ज लेने की जरूरत नहीं, सरकार की स्कीम में नहीं फंसने की जरूरत है। तो ये एक थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी मेरे को, चाहे नालंगे जी थे, ओझा साहब होते तो ज्यादा अच्छा था। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि दूसरा मेरे दिमाग से निकल गया। छोड़ दो, दूसरा सवाल छोड़ दो, एक ही सवाल पूछो कभी भी। प्रोफेसर साहब, एक ही सवाल आप पूछ लो। हाँ, दूसरा
पहली बात नहीं, दूसरा सवाल मत पूछो, आज पर्सनल पूछो फोन करके, मेरा नंबर जी है जी आपके पास। कभी भी सभी ने एक ही सवाल पूछना, शॉर्ट में पूछना और उसका जवाब लंबा चौड़ा लेना। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आपने ध्यान से नहीं सुना। अरे भाई पहला आप संगठन करो, 10-12 लोग इकट्ठा आ जाओ, सक्षम बनो, और सक्षम बनने के बाद गवर्नमेंट आपके घर आके योजना देगी और आपको गवर्नमेंट पूछेगी। अगर 5 लोग इकट्ठा नहीं आते, 10 लोग इकट्ठा नहीं आते तो गवर्नमेंट क्या करेगी आपको? और आपके पास 10% फंड नहीं है तो आप कुछ भी योजना नहीं ले सकते। आप पहले 10% अपना फंड जमा करो, इकट्ठा आ जाओ, थोड़े दिन बिजनेस करो, अपने साथी को अपना विश्वास दे दो और उसको आगे बढ़ाओ। हम आपको बोल रहे हैं कि आप इधर आ जाओ, एक बार देख लो। खतौली में वो एफपीओ के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी अभी कोऑपरेटिव का नॉलेज उनको मिल रहा है और कोऑपरेटिव का अभी जोर से स्पीड लिया है कोऑपरेटिव ने। और एफपीओ एक ठेकेदारी हो चुकी है। हर कोऑपरेटिव और एफपीओ में बहुत अंतर है। एफपीओ अलग है, कोऑपरेटिव अलग है। कोऑपरेटिव में 10-11 लोग इकट्ठा आके एक काम कर सकते हैं और 11 लोगों को समान अधिकार रहता है और 11 लोग कोऑपरेटिव से पैसे कमा सकते हैं। प्रोफेसर साहब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ये सीखने में कई साल लग जाएंगे लोगों को। लोग आज नहीं भी नहीं पूछते हैं नालंगे कोऑपरेटिव जी, में। नालंगे जी बात को सुनिए कि कोऑपरेटिव कोई नई चीज नहीं है। कोऑपरेटिव ऑलरेडी हैं, गांव में हैं। हम गांव में जब रहते थे तो कोऑपरेटिव से बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन वो सारा कोऑपरेटिव का सरकारीकरण हो गया है, इसलिए समस्याएं हैं। सरकार ने भी सही से शुरू की थी, सरकार का भी यही था, प्रोफेसर जैसे साहब मेरा आग्रह है करते कि ही रहे हैं, लेकिन नालंगे वो जी अपने ही सरकारीकरण हो साथी गया है। और उस पर कब्जा हो प्रोफेसर गया। साहब उसको प्रोफेसर उससे भी साहब स्वतंत्र कराना हमारे को लोगों को। जी प्रोफेसर साहब मेरा आपसे आग्रह है, ये नालंगे जी अपने ही साथी हैं, जो भी विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है आप फोन करिए और बात करिए। अभी यहाँ पे 27-28 लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए। उनके बात लीजिए, नए लोगों की बात जी नहीं है। पुराने लोगों को पास नंबर जी है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। जी जी जी। अन्य साथी ओप्पो CPH 2531। रोजी अभिषेक जी, रोजी रानी भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगी। जी जी, हैंड रेस करें ना, उनको तो पता है, सारा सिस्टम पता है। जो सिस्टम वाले साथी हैं वो सिस्टम का पालन करें, जो पहली बार आए हैं वो उनके लिए फ्री है। सुमेर सिंह जी, सुमेर सिंह जी। हुकुम। जी जी। मैं साहब इनसे ये कहूंगा कि राजस्थान में सरसों और गेहूं का बीज हमें कैसे उपलब्ध हो? मिल जाएगा, नंबर भेज दो, मेरा नंबर ले लो, चार्ट में डाला है, और इसके ऊपर कांटेक्ट करो, दूसरे दिन मिल जाएगा। हुकुम। एक प्रश्न और है साहब, ये खरपतवार का इसमें कैसे करते हो सर निवारण? हाथ से निकालना, हाथ से निकालना, उसको हाथ से निकालना। अब वो तो कर ही रहे हैं सर। ठीक सर, थैंक यू। वही करना। हाँ हुकुम हुकुम। जी अन्य साथी रोजी रानी जी, आपका कोई प्रश्न है वो रखिए। ओप्पो CPH 2531 उनका कोई बात है वो रखें, उनका नाम नहीं आ रहा है जी। अभी हमारे बीच में उत्तर देने के लिए आदरणीय अमित नाथ तिवारी जी हैं और डॉक्टर सुभाष नालंगे जी हैं। किसी से भी कोई प्रश्न कर सकता है। ओप्पो CPH रोजी रानी जी। जब मैं बोलूंगा तो बहुत जी। मैं और नाम लेता हूँ, दीपक अग्रवाल जी, जीवेश पांडे जी, नितिन बाहे जी, पल्लवी जी, पूरन चंद्र उपाध्याय जी, दवा खान जी, संजय समर जी, आचार्य विजय कार्यकर तो बोलेंगे नहीं, प्रेमानंद जी। सभी लोगों के मैंने नाम ले लिए हैं, जिनके भी प्रश्न है वो करें, नहीं तो समय हो रहा है, हम इसको खत्म करते हैं। मैन द्विवेदी जी। जी भाई साहब, प्रश्न विषय पे होना चाहिए।
जी भाई साहब, हम आज पूछेंगे नहीं। जी जी धन्यवाद। प्रेमानंद जी कोई प्रश्न? दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी कोई प्रश्न? नहीं भाई साहब, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। जी, अन्य कोई साथी का कोई प्रश्न? रोजी जी कोई प्रश्न? मैं फिर से एक बार नाम ले रहा हूँ। आदरणीय प्रेमानंद जी, आदरणीय श्री जी, संजय समर्थ जी, सवा खान जी, रोजी रानी जी, पूर्णचंद्र उपाध्याय जी, प्रदीप जी, पल्लवी जी, नितिन माले जी, कुछ नाम मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पहले प्रश्न रख दिया है, बात रख दी है। कोई भी साथी अगर कुछ बच रहा हो हमारी तरफ से तो वो पूछ सकता है। जीवेश पांडे जी, हाँ जीवेश पांडे जी, अब जीवेश पांडे जी। सर यहाँ पानी गिर रहा है, बहुत नेटवर्क वीक है। ठीक है, आवाज आ रही है, यहाँ साफ है। पानी गिर रहा है, बहुत नेटवर्क वीक है। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो। तो जी नहीं नहीं, इधर तो भी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, धन्यवाद। अफरेक जी, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, समय भी हो गया है, मीटिंग को वाइंड अप कीजिए। जी जी, तो मैं आखिरी में आग्रह करूंगा हमारे जो सबसे वरिष्ठ साथी हैं वो आए और धन्यवाद करें। हम तो सत्यप्रकाश जी से आग्रह कर रहे थे लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेटवर्क का कुछ इशू है। तो श्री जी आए और कार्यक्रम का समापन। हाँ श्री जी आए, कार्यक्रम का समापन करें। श्री जी। श्री जी, श्री जी। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहा और हिम्मत बढ़ती है इससे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहिए, समाज का स्ट्रेंथ बने ही हम लोग। थैंक यू। बलदेव जी और उत्पेती जी भी अपने साथियों का धन्यवाद करें जो जुड़े उत्तराखंड और हिमाचल से। बलदेव जी, उत्पेती जी। उत्पेती जी, बलदेव जी। हाँ हेलो। हाँ मेरे सभी लोगों को जो उत्तराखंड से जुड़े हैं डायरेक्टर्स कोऑपरेटिव के, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आपसी सहयोग, आपसी वार्ता और आपसी सबसे पहले समझिए कोऑपरेटिव को। जल्दी मचाना भी जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल समझिए, उसके बाद उसको इस तरह से चलाइए कि आपसी सहयोग से, सहकारिता भाव से आगे बढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं और ये हमारे सारे गाइड जो हैं, हमारे वरिष्ठ जो एक्सपर्ट हैं, सब आपको समय समय पर पूरा ज्ञान देंगे और किसी को कोई शंका हो निसंकोच पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। धन्यवाद सभी को। समय हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग की रिकॉर्डिंग ऑफ हो रही है। ऑफलाइन डिस्कशन अगर कोई जारी रखना चाहे तो रख सकता है।